देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDS 184 रेडियो लेखन। और एक चीज मैं आप सबको सबसे पहले बता देता हूं, इस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम जो होगा 50 नंबर का होगा और मात्र 2 घंटे का पेपर होगा। और इस एग्जाम में आपको 2 या 2.5 पेज लिखना, 2.5-3 पेज लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना। और इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे और बाकायदा इस नोट से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BHDS 184 रेडियो लेखन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेडियो का महत्व क्या है। भैया रेडियो का महत्व बताइए या रेडियो के विशेषता बताइए। इस टाइप से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो भाई रेडियो का क्या महत्व है। भाई अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो कई सारे क्षेत्रों में उसका महत्व हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे रेडियो जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा रहा है। भाई लोगों का वो ज्ञानवर्धन करता है। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, शिक्षा का मतलब हमेशा पढ़ाई मत समझ लेना, शिक्षा के क्षेत्र में तो काम तो कर ही रहा है, बल्कि रेडियो जो है लोगों को जागरूक करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो इग्नू वालों का भी रेडियो चैनल है जिसको ज्ञानवाणी के नाम से जाना जाता है। तो जो रेडियो है वो कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा, उसके क्षेत्र में उसकी बड़ी भूमिका है। जैसे इग्नू जैसी ओपन यूनिवर्सिटियां, और इग्नू का भी एक रेडियो चैनल है जिसका नाम ज्ञानवाणी है, उस पर भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी क्लासेज आती रहती है। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास हम लोगों को उसमें देखने को मिलती है। तो रेडियो की पहली भूमिका क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इसकी हमें एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। ठीक, तो पहली भूमिका रेडियो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी निभा रहा है, लोगों का ज्ञानवर्धन कर रहा है, यानी लोगों को जानकारियां देता भी है। रेडियो अगर आप देखोगे तो लोगों को, अगर आप देखोगे समाचार के बारे में, कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में, क्योंकि रेडियो पर इस प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे रेडियो क्या है, मनोरंजन का साधन है। यहां पर लिख रखा मनोरंजन का साधन। तो आज जो रेडियो है वो लोगों का मनोरंजन भी करता है। और भाई रेडियो पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो उसमें गीत संगीत के बहुत प्रोग्राम आते हैं। और उसमें एक सबसे फेमस जो प्रोग्राम होता है फरमाइशी गानों का प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें जो खास तौर से जो फिल्मी गाने होते हैं वो चलाए जाते हैं। और उसमें लोग फोन करके कहते हैं कि भाई अपनी अपनी फरमाइश का या अपनी अपनी पसंद का लोग गानों की फरमाइश करते हैं। और उसमें जो एंकर है या जिसको हम बोलते हैं कि खास तौर से उसमें जो या कंपेयर है वो उन गानों को चलाता है। तो रेडियो आज के क्षेत्र में लोग कह सकते हैं कि भाई मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। और खास तौर से जो हमारा ग्रामीण भारत है, अगर आप देखेंगे गांव के लोगों के लिए मनोरंजन का जो साधन है वह रेडियो ही है। क्योंकि भाई गांव में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट की इतनी व्यवस्था नहीं है, गांव में कई बार लाइट नहीं आती है। तो कह सकते कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम गांव वालों के लिए बचता है जिससे वो अपना क्या कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। और तमाम तरह की खबरें गांव वाले, खास तौर से जो गांव ग्रामीण जो एरिया है वो मनोरंजन के साधन का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सेंटर उनका बना हुआ। अगला रेडियो किसमें भूमिका रहा है, ज्ञानवर्धन में। भैया लोगों का ज्ञानवर्धन करने में किसान हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी का ज्ञानवर्धन करता है। आप सबको पता ही होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका भी एक प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो खास तौर से रेडियो पर ही प्रसारित किया जाता है। उसका मकसद क्या है, क्योंकि सरकार को या प्रधानमंत्री को लगता है कि रेडियो की जो पहुंच है वह सभी लोगों तक है या पूरे समुदाय में हमारे है, या कह सकते हैं हर व्यक्ति की जो पहुंच है वो रेडियो तक जरूर है। ठीक है, आज हमारे जो रूरल इंडिया है, जो ग्रामीण भारत है, गांव तक अगर आप देखें, गांव में अगर आप दुकानों पर जाएंगे वहां आपको ट्रांजिक्शन यानी रेडियो बजता हुआ आपको जरूर सुनाई देगा। तो जो रेडियो है लोगों का ज्ञानवर्धन करता है। भाई जैसे गांव को लोगों को बहुत प्रकार की खबरें पता चलती हैं। जैसे भाई भारत पाकिस्तान में अगर अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उनको पता चल रहा था भाई क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति तक टीवी है, लेकिन ज्ञानवर्धन का सबसे बड़ा जो है रेडियो है। भाई पहले लोग रेडियो ही लोगों का ज्ञानवर्धन करता था, ठीक है, आज भी कर रहा है। तो अगर आप देखें आज रेडियो समाचार लोगों को बताता है,
कृषि से जुड़े खबरें या कृषि से जुड़ी जो जानकारियां सबसे ज्यादा रेडियो पर आती हैं। अगर मैं रेडियो की बात करूं तो भाई रेडियो पर बच्चों से संबंधित प्रोग्राम या उसमें डॉक्टर भी कई बार आते हैं जो लोगों को कई प्रकार की सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो ज्ञानवर्धन के जो कार्यक्रम हैं वह भी रेडियो पर चलते हैं। तो भाई ये सब रेडियो का महत्व है। अगला अगर हम बात करें भाई रेडियो पर अगर आप देखेंगे तो खेल के प्रोग्राम बहुत आते हैं, क्रिकेट कमेंट्री भी बहुत आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई उसमें क्रिकेट कमेंट्री बड़ी फेमस थी रेडियो पर पुराने समय में। आज भी अगर आप देखेंगे कि उस पर आंखों देखा हाल दिखाया जाता है, उसमें बताते थे ना कि भाई अब चौका लग गया, छक्का लग गया है, ठीक है, स्टेट ड्राइव लग गई है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा कि पहले समय में रेडियो का महत्व है कि लोगों को क्रिकेट कमेंट्री सुनने में बड़ा ज्ञान। दूसरा आप कह सकते हैं अगला, रेडियो जो है राष्ट्र को यानी पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, क्योंकि रेडियो पर भाई हर राज्य से की जो सभ्यता है, संस्कृति, अगर आप देखोगे हमारे देश में हर राज्यों की अलग सभ्यता है, अलग संस्कृति है, अलग खान पान है, अलग पहनावा है, अलग रीति रिवाज है। तो रेडियो पूरे देश को एकजुट या एक सूत्र में लोगों की एकता का संदेश कौन देता है? रेडियो देता है। और रेडियो कह सकते हैं कि पूरे देश को बांधने का काम करता है, यानी कह सकते हैं ग्रामीण भारत और शहरी भारत दोनों को एकजुट करने में अगर आप देखेंगे तो रेडियो की एक बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है। तो भाई रेडियो का महत्व क्या है और कह सकते हैं रेडियो कितना, रेडियो की विशेषता क्या है। अगर इस टाइप का पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो मैं बता रहा हूं यही लिख करके आना है हूबहू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है रेडियो में समाचार लेखन में लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें। भाई रेडियो में अगर समाचार लिखा जा रहा है तो रेडियो समाचार लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। भाई रेडियो समाचार लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो भैया सबसे पहली बात, रेडियो जो है हर कोई व्यक्ति पर सुनता है, वो अनपढ़ भी होता है, वो पढ़ा लिखा भी होता है, वो कम उम्र का व्यक्ति, जवान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे भाई सब सुनते हैं। यानी रेडियो को अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे हर वर्ग का व्यक्ति रेडियो सुन रहा है। इसलिए रेडियो समाचार लिखते समय पहली बात है रेडियो समाचार की जो भाषा है उसमें बिल्कुल आसान ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रेडियो में रेडियो लेखन करते समय हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाई इजी लैंग्वेज, कठिन शब्दों को यानी कठिन शब्दावली का प्रयोग ना करें, ठीक है। भाई अगर आप हार्ड लैंग्वेज बोलेंगे, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कह सकते कि जो आम आदमी है या जो आम जनमानस है वो तो समझ ही नहीं पाएगा क्या कह रहा है। भाई जो गांव के लोग रेडियो सुन रहे हैं, जो गांव दूर दराज के लोग, किसान भी सुन रहा है और उसको मजदूर भी सुन रहा है रेडियो को, तो भाई किसान मजदूर तो समझ नहीं पाएगा क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए रेडियो में जब भी समाचार है उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सरल भाषा का प्रयोग करें, जो आम लोगों की भाषा है, जो जन भाषा है, ठीक है। दूसरा, प्रचलित शब्दों का प्रयोग करें, यानी रेडियो समाचार लिखते समय हमें खास तौर से ऐसे शब्दों को बोलिए या ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग करिए जो खास तौर से जो शब्द प्रचलित हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो बहुत कठिन, बहुत कम बोले जाते हैं या जिनको हम बोलते हैं बहुत रेयर केस में बोले जा रहे हैं, ठीक है। रेडियो समाचार लिखते समय हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो बहुत प्रचलित हैं, गांव में भी प्रचलित हैं, शहरों में भी प्रचलित हैं, ठीक है। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए जो कॉमन शब्द हैं, जो आम आदमी के शब्द हैं, जो सामान्य भाषा के शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए रेडियो समाचार लिखते समय। अगर कोई व्यक्ति रेडियो समाचार लिख रहा है तो उसे इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्या है, रेडियो समाचार लिखते समय जो व्यक्ति रेडियो समाचार लिख रहा है उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो घुमावदार हो, यानी जो ऐसे शब्द ना बोले भाई जिससे लोग फंस जाएं, लोग समझ ही ना पाए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो भाई रेडियो समाचार लिखते समय कभी भी हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिनकी शब्दावली कठिन है या जिनको समझना आम लोगों के लिए या आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है,
या कठिन है, ऐसे शब्दावली का प्रयोग हम लोगों को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर आप रेडियो में करेंगे, बहुत कठिन शब्द होंगे और बहुत घुमावदार शब्द होंगे, तो जो आम लोग हैं, जो आम आदमी है, वो तो भाई समझ ही नहीं पाएगा क्या कहा जा रहा है। ठीक है, उसके सर के ऊपर से बात निकल जाएगी जी, वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या कहा जा रहा है और इसने क्या कहा है। ठीक है, तो घुमावदार का मतलब होता है कि बातों को सटीक रखिए, शुद्ध सही बात रखिए, यानी घुमा फिरा करके बातें रेडियो समाचार में नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि घुमा फिरा करके बातें अगर कही जाएंगी तो जो आम जनमानस है वह समाचार को समझ नहीं पाएगा और उसे भाई जानकारी नहीं मिल पाएगी, सिंपल सी बात है। दूसरा अगला क्या है, रेडियो समाचार लिखते समय शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए, यानी आपको भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, यानी आपके जो शब्द हैं वो शब्द सही बोलने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं, उच्चारण सही होना चाहिए भाई। रेडियो समाचार या रेडियो समाचार जो सुनाता है, जो सुनाने आता है, जो रेडियो समाचार देता है, उसका भाई उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। और रेडियो समाचार लिखते समय भी हमें शुद्ध वर्तनी का मतलब होता कि जैसे लिखा है कि जैसे लिख दिया भाई अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, संधि वार्ता, ऐसे शब्द बोलेंगे समाचारों में ना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात की और प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से संधि वार्ता की है, इस प्रकार के शब्द खूब होते हैं। भारत पाकिस्तान में जो इस समय कह सकते हो कि जो युद्ध चल रहा है, तो इस प्रकार के जैसे शब्द बोले जा रहे हैं, तो इनकी वर्तनी यानी इनको शुद्ध लिखा जाए, नहीं तो भैया जो समाचार पढ़ेगा ना वो गलत पढ़ देगा। ठीक है, तो समाचार जो लिखे जा रहे हैं उनकी वर्तनी सही होनी चाहिए, जिसे अंतरराष्ट्रीय सही लिखा हो, ठीक है, संधि वार्ता सही लिखे हो हिंदी में। ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं शब्दों को सही लिखें। अगला क्या है, रेडियो समाचार लिखते समय हमें सही आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। देखो, रेडियो समाचार जब भी लिखा जाए तो रेडियो समाचार जो व्यक्ति लिख रहा है, वो जो आंकड़े दे रहा है या जो नंबर बता रहा है, वो बिल्कुल सही आंकड़े होने चाहिए। और खास तौर से आंकड़े हमें इस प्रकार से अंकों में बोलने चाहिए, 2,45,815, इस प्रकार से शब्दों को बोलना चाहिए। वहां पर नंबर में मत बोलो 2300, इस प्रकार से नहीं बोले जाते हैं। रेडियो समाचार में आंकड़े कैसे लिखे जाएंगे, शब्दों में लिखे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रेडियो समाचार जो भी व्यक्ति लिख रहा है उनको निम्न बातों का ध्यान में रखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, अगर रेडियो समाचार लिखा जा रहा है तो सरल भाषा का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आम आदमी के शब्द हों। घुमावदार वाले शब्दों का प्रयोग आप करने से बिल्कुल बचें। आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, यानी आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिखें, सटीक लिखें, उसमें गलतियां ना करें, यानी व्याकरण सही होनी चाहिए, ग्रामेटिकल गलती ना करें भाई, ग्रामर की गलती मत करो। ठीक है, यानी छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, कर्ता कर्म क्रिया बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी ग्रामेटिकल यानी व्याकरण संबंधी गलतियां समाचार, रेडियो समाचार लिखते समय हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगला, सही आंकड़े बिल्कुल देने चाहिए। ठीक है, यानी अगर मान लो भाई कि अगर उसमें आप कोई नंबर दे रहे हैं, जैसे आप नंबर दे रहे हैं कि प्लेन क्रैश हो गया, उसमें इतने लोगों की जानें चली गई हैं, या मान लो कि सरकार ने कहा है कि इतना पैसा इस सालाना खर्च करेगी, तो इस प्रकार के जो नंबर हैं वो बिल्कुल आपको क्या करने चाहिए, सही बताने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या रहेगा, जनसंचार के कौन कौन से माध्यम हैं। भैया जनसंचार का मतलब होता कि मास कम्युनिकेशन के कौन कौन से साधन माध्यम होते हैं। तो भाई मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार के कई सारे माध्यम हैं। जनसंचार का पहला माध्यम है जी समाचार पत्र। अब सबको पता होगा कि अखबार जिसकी बात करते हैं, जो समाचार पत्र है यानी जो अखबार है वो जनसंचार का क्या है, सबसे बड़ा माध्यम है। ठीक है, जो एक प्रकार से क्या है, छपता है, खासतौर से प्रिंट मीडिया इसको बोलते हैं कि जनसंचार के माध्यम में समाचार सबसे बड़ा जनसंचार का माध्यम है, जो कह सकते हो भाई दिल्ली से चलता है और देश के दूर दराज इलाकों तक जाता है, और कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को खबरें देने का काम कौन करता है, समाचार पत्र करते हैं। समाचार जो पत्र होते हैं वो पिछले एक दिन की खबरें होती हैं उसी को सुबह लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, और समाचार जो पत्र है कह सकते हो बहुत लंबे समय से लोगों को जानकारी देने का काम कर रहे हैं। अगला जनसंचार का माध्यम है भाई टेलीविजन।
भाई टेलीविजन टीवी पर देखोगे बहुत सारे रेडियो चैनल, टीवी चैनल पर देखोगे जैसे आज तक है, या अगर आप देखोगे बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, जी न्यूज है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे कि जो टेलीविजन है यह भी जनसंचार के बड़े माध्यम है जिसमें खबरें आती है। और यह ये जो टेलीविजन जो है 24 घंटे भी खबरें देता है। टीवी पर देखो 24 घंटे की खबरें जो लोग करते हैं, भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा तो कह सकते पूरी रात इन लोगों ने कवरेज की। लोग 2-2 बजे तक उठ कर टीवी देख रहे थे, हालत ऐसी हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि जो टेलीविजन है वह जनसंचार का ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। जो टीवी है इसको खास तौर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टेलीविजन है, और इसका कह सकते हैं भाई इसका जो पहुंच है वो बहुत बड़ी है। घर घर तक कह सकते हैं कि जो टेलीविजन है उसमें खबरें देखी जाती हैं। भाई किसी के पापा देखते होंगे, किसी की मम्मी देखती होंगी, किसी के भाई देखते होंगे। तो टेलीविजन क्या है, यह भी जनसंचार का कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा माध्यम हम लोगों को मिलता है। अगला पत्र पत्रिकाएं। भाई बहुत सारी मैगजीन जो होती हैं, जैसे महीने की चलती है, हफ्ते में आती है, 15 दिन में आती है, 6 महीने की मैगजीन होती है, पत्र पत्रिकाएं। या भी कह सकते हैं जनसंचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे अगर आप पत्रिकाओं की बात करेंगे तो जैसे बहुत सारी पत्रिकाएं भाई आती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं, जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। जैसे इसकी कुछ पत्रिकाओं की बात करें, जैसे खेल पत्रिका आती है, ठीक है, महिलाओं पर पत्रिका आती है, ठीक है, बच्चों संबंधित पत्रिकाएं आती हैं, सिनेमा जगत से जुड़ी जो खबरें होती हैं उनकी पत्रिकाएं आती हैं। तो जो पत्रिकाएं यानी जो मैगजीन होती हैं वह भी आप लोग कह सकते हैं जनसंचार का एक बहुत बड़ा माध्यम। खासतौर से आज जो ये पत्रिकाएं हैं ये भी कह सकते हैं लोगों को जागरूक करने में इनकी बड़ी भूमिका। अगला सिनेमा यानी कह सकते भैया फिल्में जो हैं या भी कह सकते जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। भाई समाज का तो आईना कहा जाता फिल्मों को। जैसी फिल्में होती हैं वैसा समाज है, और जैसा समाज है वैसी फिल्में हैं। समाज का प्रभाव फिल्मों पर पड़ता है और फिल्मों का प्रभाव समाज पर पड़ता है। यानी कह सकते हो कि यानी जो सिनेमा है वह कह सकते हैं जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। समाज कैसा है वो हम फिल्मों में देखते हैं, और फिल्में देख करके वैसा समाज करता है। तो कह सकते हैं कि जो फिल्में हैं, कोई भी फिल्म हो, चाहे धार्मिक फिल्म हो, चाहे वो किसी प्रकार की फिल्में हो, तो फिल्मों में ज्यादातर वही दिखाया जाता है जैसे हमारा समाज है, जैसे हमारी सोसाइटी है। या फिल्मों में कह सकते भाई किसी सामाजिक समस्या पर, किसी धार्मिक समस्या पर, इन समस्याओं को फिल्मों में खास तौर से बहुत दिखाया जाता है। तो जो सिनेमा है ये भी कह सकते जनसंचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगला भाई रेडियो तो सच में जनसंचार का बहुत बड़ा माध्यम है। कह सकते जिसकी पहुंच गांव-गांव तक है, दूर दराज इलाकों तक है। जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंची, जहां आज तक इंटरनेट नहीं पहुंचा, वहां तक रेडियो पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं रेडियो जो है वह जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। और रेडियो की खासियत यह है कि अनपढ़ व्यक्ति भी रेडियो सुन लेता है। और अनपढ़ तो है, लेकिन जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उन लोगों के लिए भी रेडियो वरदान साबित हुआ है। जो लोग देख नहीं पाते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके लिए कह सकते हैं भाई रेडियो बहुत बड़ा खजाना है। वो तो सारी खबरें, सारी जानकारियां कहां से लेते हैं? रेडियो लेते हैं। आज हमारे गांव में दूर दराज इलाकों तक कह सकते हैं कि खबरें देने का और जानकारियां देने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो रेडियो है। अगला भाई इंटरनेट। आज के जमाने में कह सकते हैं कि जनसंचार का जो सबसे बड़ा माध्यम हमारे सामने उभर के आया है वो इंटरनेट है। और इंटरनेट के माध्यम से अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आप लोग कितनी सारी खबरें देखते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें फेसबुक है, इंस्टा है, ठीक है, यूट्यूब है, उस पर देखो आप बहुत सारी एक प्रकार का क्या है जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम आज कर सकते हैं युवा पीढ़ी। और खासतौर से कह सकते हैं 21वीं शताब्दी या आज का जो समय है कह सकते हो कि इंटरनेट, उसमें तो जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम एक नया माध्यम बन के उभरा है जो सबसे ज्यादा लोगों को जानकारियां देने का, लोगों का ज्ञानवर्धन करने का, लोगों का मनोरंजन करने का और लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम कह सकते हैं आज इंटरनेट बन करके उभरा है। ठीक है, तो ये क्या है? जनसंचार के माध्यम है। और ये जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है जिनको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहेगा रेडियो लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक क्वेश्चन है क्या, रेडियो लेखन में किन किन
बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या भाई, रेडियो लेखन में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप रेडियो लेखन कर रहे हैं, रेडियो के लिए कुछ भी लिखा जा रहा है, ठीक है, चाहे समाचार लिखा जा रहा है या रेडियो में कोई नाटक लिखा जा रहा है, कुछ भी लिखा जा रहा है, तो रेडियो लेखन में पहली बात क्या है कि सरल भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि रेडियो को हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति सुनता है, महिलाएं भी सुनती हैं, बच्चे भी सुनते हैं, बुजुर्ग भी सुनते हैं, अनपढ़ भी सुनता है, पढ़ा लिखा भी सुनता है, मजदूर भी सुनता है, ठीक है, कह सकते हो कि लेबर क्लास के लोग भी सुनते हैं, हाई क्लास के लोग भी सुनते हैं, तो भैया सभी लोग सुनते हैं। तो इसलिए रेडियो लिखते समय खास तौर से हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है, रेडियो लेखन में हमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी जब भी आप लोग रेडियो लिख रहे हैं, रेडियो लेखन किया जा रहा है, तो उसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें, ताकि क्योंकि भाई रेडियो खास तौर से आम आदमी ही सुनता है, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो आम आदमी है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या आप लोग कह सकते जो बहुत ज्यादा साक्षर नहीं है, वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा ना भाई। अगर आप लोग कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे और अगर आप लोग इतने हार्ड लैंग्वेज में बात करेंगे, तो जो सामान्य व्यक्ति है वह आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए खास तौर से हमें रेडियो लेखन में खास तौर से आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो आम आदमी की भाषा है या जो आम जनमानस की भाषा है, जो कॉमन मैन की भाषा है, हमें उसी भाषा का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। रेडियो लेखन में खास तौर से वाक्यों का छोटा करना चाहिए, यानी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए रेडियो लेखन में। बड़े सेंटेंस मत बोलिए, क्योंकि बड़ा सेंटेंस लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हमें रेडियो लेखन करते समय खास तौर से छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो हर कोई व्यक्ति क्या कह सकते हो, इसको आसानी से समझ पाएगा, उसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। यानी हम जो वाक्य बोल रहे हैं वो हमारे वाक्य हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का ही हमें क्या करना चाहिए, रेडियो लेखन में प्रयोग करना चाहिए। अगला क्या, वाक्यों को स्पष्ट बोलना चाहिए। रेडियो लेखन में खास तौर से अगर हम बात करें तो जो भी वाक्य हैं, जो भी शब्द हैं, उनको बिल्कुल क्लियर बोलना चाहिए, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे भाई क्या बोला जा रहा है या क्या कहा जा रहा है ना। तो रेडियो लेखन में खास तौर से जब भी आप रेडियो लेखन कर रहे हैं या रेडियो के लिए कुछ भी लिखा जा रहा है, तो उसमें जो भी वाक्य हैं या जो भी शब्द हैं, उनको बिल्कुल क्लियर बोलना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहिए, ताकि वह समझ में आए। यानी उनका जो उच्चारण है, जिसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, उच्चारण पेपर में अंग्रेजी मत लिख दीजिएगा, उच्चारण लिखना, ठीक है। तो रेडियो लेखन जब भी किया जा रहा है, तो रेडियो लेखन में जो शब्द है उसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला, रेडियो लेखन करते समय वाक्यों को घुमा करके हमें नहीं बोलना चाहिए, या ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस ना बोले जिनको लोग आसानी से समझ ना पाए या उनको समझ में ना आए। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। तो रेडियो लेखन करते समय इन सभी बातों का हमें ध्यान में रखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियो की शक्ति बताइए। रेडियो में कौन कौन सी शक्तियां हैं भैया? रेडियो क्या करता है, देश विदेश की खबरें देने का सबसे बड़ा माध्यम है रेडियो। आप सबको पता है ना भाई, रेडियो क्या है? रेडियो आपको देश के बारे में, आपके आस पड़ोस के बारे में, गली मोहल्ले के बारे में, रेडियो जो है कह सकते भाई देश विदेश की खबरें, अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, यानी कहां पर क्या हो रहा है और कहां पर कौन सी घटना घट रही है, इन सभी की जानकारी देने के लिए कह सकते हैं कि रेडियो जो है वह सबसे बड़ा माध्यम है, ठीक है। और ये देश विदेश की हर जगह खबरें देता है। रेडियो में जो समाचार आते हैं वो देश के भी समाचार उसमें होते हैं, विदेशी भी खबरें होती हैं, खेल की भी खबरें होती हैं। तो रेडियो भाई देश विदेश की खबर। दूसरा, रेडियो छात्रों को जागरूक करने में रेडियो की बड़ी भूमिका है। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र हैं, उनको शिक्षित करने में या उनको जागरूक करने में, या कह सकते हैं उनको जागरूक करने में अगर आप देखेंगे तो रेडियो की हमें एक बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है। तो छात्रों के जागरूक करने में या उनको एजुकेशन देने में या उनको पढ़ाने में या उनको जानकारी देने में कह सकते कि रेडियो एक बड़ा व्यापक माध्यम बन करके आज उभरा हुआ है। एक साथ जानकारी देने में भाई रेडियो अगर आप देखेंगे बड़ी संख्या में बड़े लोगों को एक साथ जानकारी देने का सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि भाई रेडियो की पहुंच गांव गांव तक है।
रेडियो की पहुंच भैया हर व्यक्ति तक है। जहां पर बिजली नहीं पहुंची है, जहां पर सड़क नहीं पहुंची है, जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंचा है, वहां पर रेडियो पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं रेडियो जो है भाई सब जगह तक पहुंच गया है। रेडियो लोगों को एक साथ जानकारी देने का क्या है, सबसे बड़ा माध्यम है। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उस समय भी लोगों को खबरें जो मिली थी वो रेडियो पर मिली थी। भाई देश आजाद हो गया है, ठीक है, रेडियो पर। रेडियो अगला क्या है, रेडियो बहुत लचीला माध्यम है भैया। रेडियो सुनते समय आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। यानी रेडियो क्या है, बहुत ही लचीला माध्यम है, बहुत सुविधा है इसको। यानी आप अगर खेत में जा रहे हैं तो भैया रेडियो को खेत में लेकर चले जाओ। अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो भाई रेडियो को बाथरूम में लेकर के चले जाइए। आप खाना बना रहे, रेडियो को उठा करके किचन में लेकर के चली जाओ, रसोई में लेकर के चली जाओ। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो रेडियो को भैया साथ में बांधे लेकर के चले जाओ। तो रेडियो क्या है, बहुत ही सुविधाजनक माध्यम है। इसको आप कहीं पर भी लेकर के आसानी से जा सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं, टीवी कोई नहीं ले जाएगा गले में बांध करके दे, टीवी देखा कोई ले जाता है, लेकिन भाई मेरे लोग रेडियो कह सकते झोले में रख रख करके घूमते हैं। बहुत सारे सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले लोग सुनने के लिए, मनोरंजन के लिए लोग रेडियो को खेतों में ले जाते हैं मनोरंजन करने। जो खेतों में मजदूर काम करते हैं, जो किसान है वह रेडियो को खेतों में भी ले जाता है। लेकिन आज तक कभी तुमने सुना कि कोई आदमी टीवी लेकर के गया खेतों में? नहीं लेकर जाते जी। कहने का मतलब रेडियो क्या है, बहुत सुविधाजनक माध्यम है। इसको कहीं पर भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है और सजीवता है। रेडियो में तुरंत खबरें आपको मिल जाती हैं। ऐसा नहीं समाचार की तरह, ऐसा नहीं कल की आज कोई घटना घटी तो आपको कल पर। तो रेडियो क्या है, बहुत सजीव लगता है। और लोगों के साथ इसका जो रेडियो पर जो रेडियो जॉकी आता है या रेडियो पर जो समाचार आते, जो प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ लोगों का एक प्रकार से परिवार जैसा संबंध बन जाता है, मित्रता का संबंध बन जाता है, अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो रेडियो की क्या है, ये सारी शक्तियां हैं, खासतौर से अगर हम लोग बात करें, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में आ सकते हैं। और पेपर में अगर आएगा इसी को हेडिंग और पॉइंट बना करके लिख देना है, ठीक। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। रेडियो पर साक्षात्कार लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे भाई मान लीजिए कि आप रेडियो पर किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, इंटरव्यू को बोलते हैं जी साक्षात्कार। अगर आप किसी का रेडियो पर इंटरव्यू लेने जा रहे हो या साक्षात्कार लेने जा रहे हो, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई किसी का भी, आप किसी मंत्री का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप किसी कॉमन मैन का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप किसी कह सकते हो अधिकारी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप किसी डॉक्टर का इंटरव्यू लेने, आप किसी समाज सेवी का इंटरव्यू लेने, किसी का भी अगर आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं यानी साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, खासतौर से रेडियो के लिए, तो हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और किन किन बातों का है। देखो भाई खास तौर से अगर बात करूं, अगर आप किसी का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं रेडियो के लिए, सबसे पहले भैया तैयारी करके जाना चाहिए। यानी जिसका भी इंटरव्यू आप लेने जा रहे हैं, आप पूरी भैया अपनी तैयारी करके जाएं। यानी आप मान लो आप किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप किसी हीरो का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप किसी नेता का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी पहले करके जाएं। उस इन चीजों के बारे में पढ़ के जाएं। आप क्या सवाल पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन से सवाल पूछेंगे, आप सवालों की पूरी रूपरेखा तैयार कर लें और आप पूरी तैयारी के साथ, यानी आप इंटरव्यू लेने से पहले आप अपनी तैयारी पुख्ता करके जाना चाहिए, ठीक है। जिसका इंटरव्यू लेना है उसके बारे में तमाम जानकारी प्राप्त कर लो। जैसे मान लो भैया मुझे एक क्रिकेट खिलाड़ी का इंटरव्यू लेना है, तो भाई क्रिकेट के बारे में जानकारी होना चाहिए और उस खिलाड़ी के बारे में जानकारी होना चाहिए। उस खिलाड़ी ने क्रिकेट में क्या योगदान दिया है, उस खिलाड़ी का क्रिकेट में क्या महत्व है, ये सारी बातें आपको पहले पता कर लेनी चाहिए, तब हमें उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। आप ऐसे नहीं चले पहुंच जाना है, ठीक है। पहले इंटरव्यू लेने से पहले हमें इंटरव्यू पूर्व इस सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। दूसरा प्रस्तुति, यानी इंटरव्यू लेते समय जब किसी का इंटरव्यू लो, उसका प्रस्तुति यानी उसको प्रस्तुति करनी चाहिए कि आज हम जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उन्होंने देश के लिए कह सकते हैं कि क्रिकेट जगत में बहुत सारा नाम रोशन किया है और उन्होंने इतने इतने रन बनाए हैं और इतने वर्ल्ड कपों में देश को जिताया है। इस प्रकार से आपको उसको प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। यानी उसका, जैसे भाई आप इंटरव्यू किसी का लेने जा रहे हैं, मान लो आप किसी नेता का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो भाई पहले नेता का डायरेक्ट ऐसे नहीं सवाल पूछने लग जाएंगे, पहले नेता का रूबरू जनता से करवाना पड़ेगा।
कि बताना पड़ेगा कि आज हम देश के इतने बड़े नेता से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जिनका जो फलाने विभाग में मंत्री हैं और इन्होंने फलानी फलानी योजना चला रखी है जिससे इतने लोगों को लाभ मिल रहा है, आज हम उनसे बात करेंगे और आज हमारा ये विषय होगा। इस प्रकार से उसको प्रस्तुत करना चाहिए और फिर अब हमको प्रश्न पूछने चाहिए इंटरव्यू लेते समय। फिर आप प्रश्न पूछिए और प्रश्न आपको कौन सा पूछना है, प्रश्नों की पूरी सूची तैयार करके जाओ। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाकर के जो मन में आ रहा वही पूछ रहे हो बना बना के, ऐसा नहीं। प्रश्नों की पूरी तैयारी करने, यानी साक्षात्कार लेते समय आपको जो भी प्रश्न पूछने हैं उन प्रश्नों की पूरी सूची बना करके हम लोगों को जाना चाहिए। पूरी भाई टाइम टेबल बना लो, कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, उन प्रश्नों के उन क्वेश्चनों की हमें पूरी सूची बना करके जाना चाहिए। अगला क्या है, समय प्रबंधन। भाई साक्षात्कार लेते समय रेडियो पर हमें टाइम का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपका भाई इंटरव्यू 15 मिनट का है, 30 मिनट का है या 45 मिनट का है, तो आपको समय प्रबंधन भी उसमें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जिस नेता का या आप जिसका भी इंटरव्यू ले रही हैं, ठीक है, या आप किसी का भी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इंटरव्यू लेते समय हमें इस बात का क्या है खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि समय ज्यादा ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि समय निकल गया, आपके बहुत सारे क्वेश्चन रह गए या बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही नहीं पाए, या आप बहुत ज्यादा लंबा इंटरव्यू समय ज्यादा ले रहे हैं। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करके भी चलना हमारे लिए क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। समय को ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू लेते समय। ठीक है, ना समय ज्यादा लें ना समय कम लें, सभी क्वेश्चन समय रहते हुए ही हमें क्या कर लेने भाई, पूछ लेने हैं। अगला निष्कर्ष, किसी का भी अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस इंटरव्यू का निष्कर्ष क्या निकला, उस इंटरव्यू से क्या फायदा मिला, उस इंटरव्यू का क्या महत्व है, यह भी आपको बताना चाहिए रेडियो पर कि भाई आज हमने जो इंटरव्यू लिया, आज हमने इन सवालों को पूछा और इन सवालों का हमें जवाब मिला। इस प्रकार से हमें उसका निष्कर्ष निकालना भी क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंटरव्यू लेने के बाद अगर आपको, जैसे आप किसी मंत्री का इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी विधायक का इंटरव्यू ले रहे हैं या आप शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू ले, तो आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं उनको। जैसे भाई आपने शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू किया तो आप उनको सुझाव भी दे सकते हैं कि आप शिक्षा में ये बदलाव कर दो, शिक्षा में ये परिवर्तन कर दो, शिक्षा को ऐसी कर दो, सस्ती कर दो, महंगी कर दो, कुछ भी कर दो। यानी आप अपने सुझाव भी उसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हो उसको भैया एडवाइस दे सकते हो, सुझाव दे सकते हो। तो भाई रेडियो पर साक्षात्कार लेते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा यानी शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की क्या भूमिका है। भाई आज जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसमें रेडियो की भूमिका हमें कैसे देख रहे हैं। भाई शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का काम रेडियो कर रहा है। अगर आप देखेंगे आज हर व्यक्ति जो शिक्षा से जुड़ रहा है उसमें आप लोग कह सकते हो कि रेडियो की सबसे बड़ी भूमिका हमें दिखाई देती है। आज लोगों को शिक्षित करने में, लोगों को जागरूक करने में, लोगों को जानकारियां देने में कह सकते हैं कि रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम बनकर के उभरा है। विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को शिक्षित करता। भाई रेडियो में अगर आप देखेंगे तो हर प्रकार के जो विद्यार्थी उनको शिक्षित करता है। जैसे मेडिकल के विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, लॉ के विद्यार्थी हैं, एकेडमिक के विद्यार्थी हैं, ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों को कह सकते हैं शिक्षित करता है। सिर्फ कोई एक क्षेत्र नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षित करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इग्नू एक यूनिवर्सिटी है, इग्नू एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, तो इग्नू वालों ने भी अपना एक रेडियो चैनल बना रखा है। कह सकते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका रेडियो चैनल चलता है। तो इग्नू ने अपना रेडियो चैनल बना रखा जिसका नाम क्या है, ज्ञानवाणी। तो आप लिखिएगा एग्जाम में कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भी अपना रेडियो चैनल बना रखा जिसका नाम ज्ञानवाणी है, और जिस पर सभी विषय जो इग्नू में पढ़ाए जाते हैं, सभी प्रोग्राम, इग्नू में 300 से ज्यादा प्रोग्राम चलते हैं जिसमें कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, या तकनीक के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, सभी जो
स्नातक डिग्रियां हैं, परास्नातक डिग्रियां हैं, या कह सकते जो डिप्लोमा हैं या जो सर्टिफिकेट हैं, इन सभी से संबंधित जो क्लासेज हैं वो रेडियो पर भी प्रसारित की जा रही हैं, जो ज्ञानवाणी नाम के चैनल पर आती हैं, जिसका छात्र अधिक से अधिक लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लिख देना, ठीक है। यानी कह सकते हैं रेडियो जो है शिक्षा के क्षेत्र में अनौपचारिक व औपचारिक शिक्षा का खूब समर्थन करता है। औपचारिक शिक्षा मतलब समझते हो? औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि भाई ऐसी शिक्षा जिसको हम लेने के लिए घर से जाते हैं। जैसे मैंने एडमिशन करवाया, मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन करवाया, मैं पढ़ने जाता हूं और आप लोग जो इग्नू में पढ़ रहे हैं, ये औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा इसको। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, मैं ऐसे ही सीख रहा हूं। तो यानी रेडियो जो है औपचारिक शिक्षा में या अनौपचारिक शिक्षा में, इसकी बहुत बड़ी भूमिका हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। दोनों क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, शिक्षा को आकर्षक बनाने में और कह सकते कि बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने में, यानी बहुत ज्यादा इसको कह सकते भाई शिक्षा को एक प्रकार से आकर्षक बनाने में और बहुत मनोरंजक बनाने में कह सकते हैं कि रेडियो की हमें भूमिका देखने को मिल रही है भाई। क्योंकि यानी रेडियो जो है वो ऐसे, रेडियो पर ऐसे प्रोग्राम आते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है ताकि विद्यार्थियों को समझ में आए या विद्यार्थी उससे ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक क्या है, जुड़ सके। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो रेडियो है वह शिक्षा को आकर्षक बनाने में या मजेदार बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका। अगला, समुदाय को शिक्षित करने में। कोई भी समुदाय हो, यानी चाहे कृषक समुदाय है, चाहे व्यापारी समुदाय है, हर समुदाय को शिक्षित करने में कह सकते हैं कि रेडियो की भूमिका हम लोगों को देखने को मिल रही है। यानी जो रेडियो है खास तौर से हर एक समुदाय को शिक्षित करने में या एजुकेट करने में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा की एक बड़ी भूमिका हमको यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। रेडियो के विभिन्न विभागों के बारे में बताओ भाई। रेडियो में कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, रेडियो में कौन कौन सा विभाग होता है, यानी कौन कौन से विभाग होते हैं, विभागों को लेकर के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रेडियो में सबसे पहला जो विभाग होता है कार्यक्रम विभाग, यानी रेडियो में जो कार्यक्रम आते हैं जैसे फोन इन प्रोग्राम है या समाचार है, ठीक है, या कृषि संबंधित कार्यक्रम है, तो रेडियो में सबसे पहला जो विभाग होता है भाई कार्यक्रम विभाग। यानी जो रेडियो में अलग अलग जो कार्यक्रम आते हैं, जैसे मैंने बताया जैसे फोन इन प्रोग्राम है, उसमें भाई लोग फोन करके उसमें गाने वाने सुनते हैं, या रेडियो पर अगर आप देखेंगे देशभक्ति कार्यक्रम आते हैं, गीत संगीत के कार्यक्रम आते हैं, कृषि संबंधित कार्यक्रम आते हैं, खेल संबंधित कार्यक्रम आते हैं, युवाओं से संबंधित कार्यक्रम आते हैं, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम आते हैं, बच्चों से संबंधित कार्यक्रम आते हैं। तो ये यानी ये कार्यक्रम विभाग है। अगला है रेडियो में तकनीकी कार्यक्रम, यानी टेक्निकल जो डिपार्टमेंट होता है, यानी रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी देखता है, रेडियो में जो बिजली है, पानी है, बाकी चीजें जो देखता है, इसको बोलते हैं तकनीकी विभाग। जो रेडियो में ट्रांसमीटर लगा हुआ है जिसे खास तौर से आपको आवाजें सुनाई देती हैं, इसको बोलते हैं तकनीकी विभाग। तकनीकी विभाग में खास तौर से जो इंजीनियर्स होते हैं रेडियो में, वो लोग काम करते हैं, यानी रेडियो की पूरी जो भैया तकनीकी विभाग यानी इंजीनियरिंग जो टीम है, पूरी इंजीनियरिंग टीम देखती है कि भाई रेडियो में आवाज अच्छे से जा रही है, साउंड अच्छे से जा रहा है, रेडियो की जो लिमिट है, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। ये सारी बातें कौन देखता है रेडियो में? तकनीकी जो विभाग होता है, यानी जिसको बोलते हैं टेक्निकल टीम, टेक्निकल डिपार्टमेंट देखता है। अगला रेडियो में होता है प्रशासनिक विभाग, यानी जो पूरा रेडियो का शासन और प्रशासन देखता है। भाई रेडियो में भाई किसको हायरिंग करनी है, ठीक है, रेडियो में किसको नौकरी पर रखना है, रेडियो पे नौकरी से किसको निकालना है, किसकी सैलरी बढ़ानी है, रेडियो में भाई बाकी जो चीजें होंगी उसको कैसे देखता है पूरा। ये प्रशासनिक विभाग होता है जो रेडियो में हायरिंग को देखता है। रेडियो में रेडियो जॉकी जो होता है उसकी भर्ती करेगा। रेडियो में अलग अलग जो लोगों की भर्तियां होती हैं, ये कौन देखता है? प्रशासनिक विभाग। रेडियो में भाई कौन कितने बजे आएगा, किसकी कब ड्यूटी लगेगी, तो ये सारा जो प्रशासनिक विभाग होता है वह रेडियो में देखता है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रशासनिक विभाग होता है। और एक वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्यिक विभाग यानी कह सकते हैं रेडियो में जो खर्चे वर्चे देखता है, कहां पर कितना पैसा आएगा, कहां पर कितना खर्चा किया जाएगा, क्या चीजें खरीदना है, क्या चीजें लाना है, तो इसको कौन देखता है? वाणिज्य विभाग। वाणिज्य विभाग यानी कह सकते हैं जो पैसे से अर्थव्यवस्था, आर्थिक चीजों को जो देखता है ना, जो लोगों की सैलरी वैलरी भी डिसाइड करता है किसको कितनी सैलरी मिलेगी, और रेडियो में भाई रेडियो का कितना खर्चा आ रहा है, या रेडियो का कितना बजट रखा जाएगा, या रेडियो पर अगर कोई प्रोग्राम
आना है या कोई प्रोग्राम प्रसारित करना है, इन सब चीज के बारे में जो है वो जो वाणिज्य विभाग होता है वही सारी चाहिए या सारी जानकारियां जो इसमें होता है वाणिज्य विभाग देता है। तो रेडियो में कौन कौन से विभाग होते हैं, ये विभाग यानी डिपार्टमेंट को लेकर के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, आकाशवाणी की नई सेवाएं कौन कौन सी उनके बारे में बताइए। यानी जो आकाशवाणी यानी जो रेडियो है, ठीक है, या जो रेडियो केंद्र होता है उसमें कौन कौन से कार्यक्रम या कौन कौन सी सेवाएं देता। सबसे पहले रेडियो जो है एफएम सेवा होती है। जैसे अगर आप देखें भाई जो मोबाइल होता है ना उसमें देखो एफएम चलता है ना, आप जितने भी लोगों के पास अगर आप मोबाइल होगा तो उसमें मोबाइल में देखो तो उसमें रेडियो आता है ना, अगर आप लीड लगाएंगे या आप ईयरफोन लगाएंगे तो उसमें एफएम चलने लग जाता है, उसी को बोलते हैं एफएम सेवा। यानी अब रेडियो मोबाइल में भी चलता है और मोबाइल में भी रेडियो आता है। कोई कोई होगा भाई जो रेडियो का जो चैनल है वो आराम से पकड़ लेगा, कोई होगा थोड़ा ऊपर पकड़ेगा, आपको थोड़ा ऊपर मोबाइल को उठाना पड़ेगा, सही जगह से रखना पड़ेगा, खर 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 करेगा, सही से लगेगा नहीं। तो एफएम सेवा यानी आकाशवाणी की कौन कौन सी सेवा, एफएम सेवा यानी जो रेडियो मोबाइल में चलता है, जिनको हम खास तौर से ईयरफोन लगा देते हैं और खास तौर से वो पकड़ लेता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इतने फ्रीक्वेंसी पर उसको सेट करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं आकाशवाणी की एफएम सेवा है। अगला रेडियो की कौन सी, अगला प्राइवेट रेडियो। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रेडियो चैनल जो प्राइवेट हैं, जैसे अगर रेड एफएम है, रेडियो 91 है, ठीक है, ये क्या है प्राइवेट रेडियो चैनल। यानी आज अगर आप देखेंगे जो रेडियो चैनल उसमें ज्यादातर कैसे रेडियो चैनल है, बहुत सारे भाई प्राइवेट चैनल लगे। अगर मैं बात करूं तो भाई प्राइवेट चैनलों की रेडियो में भरमार सी है, बहुत सारे प्राइवेट रेडियो चैनल है। जैसे मैंने रेड एफएम का नाम लिया, या कह सकते हैं कि रेडियो सिटी है, बिग एफएम है, 93.5 ये भी चलता है। ये सारे क्या है प्राइवेट चैनल हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे जैसे रेडियो में अगला क्या था, फोन इन कार्यक्रम बहुत आते हैं। फोन इन कार्यक्रम अभी मैंने आपको बताया जो फोन करके लोग गाने वाने जो सुनते हैं, रेडियो ये भी सेवा देता है कि फोन इन कार्यक्रम होता है। जैसे आप फोन करेंगे तो आपको गाना सुना देंगे, जैसे कोई ऐसे कार्यक्रम आता है फोन इन कार्यक्रम। फोन इन कार्यक्रम इसको बोलते हैं, यानी कह सकते हैं इस पे अलग अलग जगह से लोग फोन करते हैं और अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम। रेडियो में ऑन डिमांड भी होता है। रेडियो ऑन डिमांड क्या होता है कि आप रेडियो में कोई डिमांड कर सकते, कुछ भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। रेडियो में अगर आप देखें आकाशवाणी की डीटीएच सेवा बेहद, अगर आप देखें आज जो हमारा टीवी है, टीवी में भी रेडियो चल जाता है। अगर आप देखेंगे उसी को बोला डीटीएच पे भी रेडियो आने लगा। आकाशवाणी की जो प्रसारण है वो डीटीएच पर भी आकाशवाणी का प्रसारण हो रहा है आज के टाइम पर। अगर आप देखेंगे जो टेलीविजन है, यानी जिसको आप लोग बोलते हो भाई टीवी बोलते हो, वो टीवी में भी अगर आप देखेंगे तो रेडियो चल जाता है। और डीटीएच के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे आज हमारा जो रेडियो है वो चल जाता है भाई डीटीएच के माध्यम से। उसकी या जो डीटीएच सेवाएं हैं वह भी खास तौर से चल रही हैं, जो खास तौर से कह सकते हैं उसमें चला। अगला सामुदायिक रेडियो यानी कम्युनिटी रेडियो बोलता है कि ऐसा रेडियो स्टेशन जो कह सकते कि किसी समुदाय का है या कई सारे ग्रुप का है, उसके जो बनाए गए इसी को सामुदायिक रेडियो बोलते हैं। यानी किसी प्राइवेट नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, कह सकते कई सारी व्यक्तियों ने जब जिस रेडियो को लगा रखा उसे सामुदायिक रेडियो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडियो का लिए। रेडियो में कोड और संकेत क्या होते हैं? रेडियो में कोड और संकेत क्या होते हैं, और कोड और संकेत को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आ सकता है। तो भाई रेडियो में क्या कोड और क्या संकेत होते हैं? भाई रेडियो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है शब्द, ठीक है। रेडियो शब्दों पर ही चलता है भाई। रेडियो में जो शब्द है यानी जो वर्ड हैं उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना शब्दों के रेडियो तो चल ही नहीं सकता है। रेडियो का जो पूरा प्रसारण है शब्दों के जरिए ही होता है, और शब्द बिल्कुल स्पष्ट बोलने चाहिए, शब्द क्लियर करने चाहिए। शब्दों का उच्चारण जो होता है वह शब्दों का उच्चारण भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। शब्दों का जो उच्चारण हो रहा है प्रोनाउंसिएशन जिसको हम बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रेडियो में अगला क्या भाई, ध्वनि। रेडियो की जो ध्वनि है, जो आवाज है, उसी पर तो रेडियो चलता है भाई। ध्वनि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नहीं तो सुनाई नहीं देगा ना। इसलिए खास तौर से जो टेक्निकल टीम होती है उसमें ध्वनि का जो है भाई, रेडियो में जो भी आवाज के माध्यम, आवाज ही तो रेडियो में सब कुछ है। अगर रेडियो की आवाज चलेगी तो समझ लो डिब्बा बन जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो रेडियो में क्या है, ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड और संकेत में सबसे पहले शब्द है, अगला क्या होता है भाई, ध्वनि। ध्वनि पर ही रेडियो सर्वाइव करता है, क्योंकि उसमें जो वेव आती हैं, वेव और तरंगे चलती हैं,
उसको यानी उसी पर चलता है, ध्वनि पर। अगला संगीत, भाई रेडियो में संगीत बहुत बजता है ना, संगीत जैसे फिल्मी कार्यक्रम आते हैं, फरमाइशी गाने आते हैं, या पुराने गाने आते हैं, या कह सकते सदाबहार गाने आते हैं। तो रेडियो में भाई संगीत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी कार्यक्रम आएगा तो उसमें संगीत खूब बजता है। अगर आप देखेंगे रेडियो में गाने खूब बजते हैं। अरे मैं तो ऐसे ऐसे रेडियो चैनल देख चुका हूं कि जिसमें 15 मिनट गाना बजता है, फिर 2 मिनट के लिए रेडियो का वो जो कार्यक्रम कर रहा वो आदमी 2 मिनट बोलता है, फिर गाने 4-6 गाने बजाता है, फिर 2 मिनट बोलेगा, फिर 4-6 गाने बजाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखें रेडियो में संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है और संगीत पर ही पूरा रेडियो डिपेंड करता है। अगला मौन, मौन का मतलब यानी छोटा सा हल्का सा ब्रेक लेना है, उसको बोलते हैं मौन। रेडियो में मौन और पॉज का भी बड़ा महत्व है। जिसे मान लो मौन और पॉज का मतलब होता है कि रेडियो में जब बोला जाता है तो बीच बीच में मौन भी, आदमी रुक भी जाता है या पॉज भी ले लेता है। जैसे ऐसा नहीं कि लगातार बोलते रहना है, ऐसा नहीं करना है भाई, बीच बीच में चुप भी हो जाना है। जैसे आपने एक बात खत्म की तो रुको, फिर अगली बात बोलो, इस प्रकार से बोला जाता है। और रेडियो में पॉज भी लिया जाता है, जैसे रुक जान। कई बार रेडियो में रुकना भी क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रेडियो के जो संकेत और कोड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में जरूर आ सकता है। रेडियो का कोड और संकेत जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला हम लोग जो बात करें, रेडियो लेखन का स्वरूप क्या है। भैया अगर आप रेडियो लेखन कर रहे हैं तो कौन कौन सा, पहले भाई रेडियो लेखन में है जी भेंट वार्ता। भेंट वार्ता मतलब समझते हो कि भाई रेडियो का जो प्रोग्राम करने वाला है वो किसी हीरो से, किसी अभिनेता से, उससे जाकर के जब मिलता है, उससे जो सवाल जवाब करता है या उसका जो इंटरव्यू लेता है, उसी को बोलते भैया भेंट वार्ता। जैसे आप किसी से मिलोगे ना, उसको बोलते भैया भेंट, और जो बातचीत होती है उसको बोलते जी वार्ता। तो रेडियो में भेंट वार्ता कार्यक्रम खूब आता है। जैसे किसी नेता का, किसी खिलाड़ी का, किसी फिल्म स्टार का भेंट वार्ता खूब प्रसारित की जाती है। रेडियो में अगला प्रश्नोत्तर भाई, रेडियो में खूब लोग भाई चिट्ठी खूब लिखते हैं। जैसे बोलेंगे आज जो चिट्ठी आई है फलानी फलानी जगह से आई है और फलाने फलाने ने चिट्ठी लिख रखी है। तो रेडियो में कह सकते हैं कि इस प्रकार से भी पत्र व्यवहार भी खूब आते, बहुत सारे लेटर लिखे जाते हैं। जैसे पढ़ेगा आज हमारे पास जो चिट्ठी आई है इसको सोनू, मोनू, विकास, सोनिया और इन सभी लोगों ने, मित्रों ने लिख रखा है, और आज हमारी जो चिट्ठी है छत्तीसगढ़ से आई हुई है, छत्तीसगढ़ से आई हुई है। इस प्रकार से यानी रेडियो में पत्र व्यवहार भी खूब होता है और भाई पत्र लेटर खूब लिखे जाते हैं। रेडियो में रेडियो वार्ता भी खूब होती है। रेडियो में अलग अलग मुद्दे को लेकर के, जैसे टीवी में वार्ता बातचीत नहीं थे वैसे रेडियो में कुछ वार्ता बातचीत हो, जैसे मान लो आज शिक्षा को लेकर के है, व्यापार को लेकर के है, या अंतरराष्ट्रीय कोई खबर है, ये इस प्रकार से रेडियो वार्ता भी होती है जिसमें खास तौर से बातचीत होती है। 4-5 लोग या 2-3 लोग रेडियो में आकर के बैठते हैं और वो किसी विषय पर या किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, रेडियो वार्ता कहते हैं। तो रेडियो में इस प्रकार की भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जिसमें खास तौर से हम लोग क्या करते हैं, वो बातचीत करते हैं। 4-5 लोग आदमी आएगा और 4-5 आदमी बैठ करके अलग अलग विषय पर या कह सकते अलग अलग मुद्दों पर वो लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। आपस में वो पूरा कम्युनिकेशन करेंगे और आपस में वो लोग बातचीत करते हैं। इसी को हम बोलते हैं रेडियो वार्ता। अगला हास्य व्यंग। रेडियो पर भैया हास्य व्यंग के भी खूब सारे कार्यक्रम आते हैं। अगर आप देखेंगे हास्य से रिलेटेड, जैसे कविताओं का कार्यक्रम आएगा या कह सकते कवि सम्मेलन आते हैं। तो हास्य व्यंग के भी कार्यक्रम अगर आप देखेंगे रेडियो पर बहुत सारे आते हैं जो हास्य से रिलेटेड हैं या जो व्यंग से रिलेटेड है प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम भी कह सकते कि रेडियो पर खूब सारे आते हैं। अगर मैं बात करूं, अगला रेडियो पर परिचर्चा खूब आती। परिचर्चा मतलब यानी जब किसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते, कई सारे लोग बोल, इसको बोलते हैं परिचर्चा या संवाद। संवाद का मतलब एक आदमी सवाल पूछ रहा, दूसरा आदमी आंसर दे रहा। तो रेडियो पर परिचर्चा और संवाद के कार्यक्रम भी अगर आप देखेंगे तो ये भी खूब प्रसारित किए जाते हैं। अगला रेडियो पर घोषणाएं खूब आती, जैसे सरकारी कोई जानकारी है या कोई प्रचार है, कोई विज्ञापन है, या रेडियो पर तमाम तरह की सूचनाएं भी हमको प्राप्त है। रेडियो पर कहानियां भी खूब सुनाई जाती है। अगर आप देखो रेडियो पर तमाम कहानियां आती हैं, तमाम किसी भी प्रकार की कहानी हो, चाहे धार्मिक कहानी हो, चाहे वो एक प्रकार से लोगों को जागरूक करने के लिए कहानी हो, पर्यावरण संबंधी कहानी हो, या किसी प्रकार की कहानियां हो, इस प्रकार की कहानियों का कार्यक्रम भी अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर खूब आते हैं। रेडियो पर भाई समाचार तो आता ही आता, आप सबको पता है कि रेडियो पर समाचार भी अगर आप देखेंगे तो खूब सारे रेडियो पर प्रसारित
प्रसारित किए जाते हैं। तो समाचार भी भाई खूब आते हैं। रेडियो पर अगर आप देखें कविताओं का भी कार्यक्रम खूब आता है, जैसे मैंने बोला ना, जैसे कवि सम्मेलन या जो कविताएं आती हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम भी अगर आप देखेंगे रेडियो पर खूब सारे आते रहते हैं, जो कविताओं के कार्यक्रम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला रेडियो नाटक क्या है? रेडियो नाटक के कौन कौन से रेडियो पर भाई जो नाटक आते हैं वो कौन कौन से विषयों पर नाटक आते हैं? अगर मैं रेडियो नाटक की बात करूं तो जैसे सामाजिक विषय पर नाटक आएगा, जैसे दहेज को लेकर के है, या दहेज प्रथा को लेकर के, जैसे मतलब महंगाई को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है, इस प्रकार के विषयों पर अगर आप देखेंगे तो रेडियो में इन सामाजिक विषयों पर नाटक खूब आते हैं। रेडियो नाटकों की अगर बात करूं तो रेडियो नाटक में आप देखेंगे तो सामाजिक समस्या जो है, कोई भी सामाजिक समस्या, चाहे बिजली की समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, चाहे सड़क की समस्या, इस पर हास्य व्यंग्य के साथ अगर आप देखेंगे तो रेडियो में नाटक आते हैं। रेडियो में अगला भैया ऐतिहासिक नाटक खूब आते हैं। ऐतिहासिक नाटक जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाटक आ गया है, भगत सिंह का नाटक आ गया है, या मान लीजिए कि भाई महाराणा प्रताप का नाटक आ रहा है। तो इस प्रकार से जो इतिहास की जो इतिहास में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे गांधी पर नाटक आ रहा है, या लाल बहादुर शास्त्री पर नाटक आ रहा है, या इंदिरा गांधी पर नाटक आ रहा है, इसको बोलते हैं ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक विषयों पर भी नाटक खूब आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी का योगदान पर कोई नाटक है, या कह सकते हो भैया अगर मैं बात करूं जैसे भगवान राम से रिलेटेड है, इसको पौराणिक नाटक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक नाटक का मतलब होता है कि जो हमारे इतिहास है, जो हमारा इतिहास है उसमें कोई अगर हमारा स्वतंत्रता सेनानी है या कोई व्यक्ति ऐसे रहा इतिहास में, उस पर भी खूब सारे नाटक आते हैं। अगला होता है वैज्ञानिक नाटक, यानी वैज्ञानिक विषयों पर भी खूब सारे रेडियो पर नाटक आते रहते हैं। यानी जो विज्ञान के विषय अगर आप देखेंगे तो खास तौर से उसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे नाटक विज्ञान के जो विषय हैं, विज्ञान से, जैसे विज्ञान वैज्ञानिक नाटक कह सकते हैं, जैसे लोगों को जागरूक करना है, जैसे भाई सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, या मान लो कि भाई आज जो बीमारियां बहुत फैल रही इसमें कैसे बचना है, गर्मी इतनी हो रही इससे कैसे बचना है, या हमें बुखार से कैसे बचना है, हमें कैंसर से कैसे बचना है, मलेरिया से कैसे बचना है, इन सारी बीमारियों से कैसे बचना है, इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो वैज्ञानिक नाटक भी आते हैं। और वैज्ञानिक नाटकों की अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे कतार सी लगी रहती है, बहुत सारे A to Z की अगर बात करूं तो बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो वैज्ञानिक नाटक हमें रेडियो में देखने को मिलता है। जो विज्ञान के अलग अलग विषय हैं, जो विज्ञान में बहुत सारे टॉपिक होते हैं ना, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी विषयों पर अगर आप देखेंगे विज्ञान के विषयों पर नाटक। अगला होता है भाई मनोवैज्ञानिक नाटक, ऐसा यानी जो मेंटली जो आपको अच्छा आपको लगे, महसूस हो, इस प्रकार से। हास्य व्यंग्य के नाटक भी अगर आप देखेंगे रेडियो पर खूब आते हैं। मनोवैज्ञानिक आप कह सकते जो आपके मन को अच्छा कर दे, प्रफुल्लित कर दें, इस प्रकार के नाटक भी अगर आप देखेंगे खूब सारे आते हैं। अन्य विषयों पर भी रेडियो पर भाई खूब नाटक आते हैं, जैसे मान लो कोई धार्मिक नाटक भी खूब आता है, जैसे राम का है, कृष्ण का है, इस प्रकार के भी खूब सारे नाटक आते हैं। आज हमारे समाज में जो भी समस्याएं, हास्य व्यंग्य को लेकर के भी रेडियो पर खूब नाटक आते हैं अगर मैं बात करूं। ठीक है, अगर आप रेडियो पर बात करेंगे, आज जो हमारे जैसे मान लो कि आज चुनाव है, इस पर भी कोई नाटक आ सकता है, बहुत प्रकार के नाटक आते रहते हैं। आज जो जैसे आप टेक्नोलॉजी को लेकर के, तकनीक को लेकर के भी बहुत सारे नाटक आ सकते हैं। आज युवाओं पर तकनीक का क्या प्रभाव पड़ रहा है, युवाओं पर बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षा से संबंधित बहुत सारे नाटक है, भाई शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। महिलाओं के जो विषय हैं, खासतौर से महिलाओं के तमाम विषय हैं, इन सारे विषयों पर अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर अलग अलग विषयों पर आप देखेंगे तो रेडियो नाटक जो है वो भैया प्रकाशित होता रहता है। और रेडियो पर अलग अलग विषयों की अगर आप बात करेंगे उस पर हमें नाटक देखने को मिलता है। और तमाम विषयों की अगर आप मैं बात करूं तो इन सभी विषयों पर हमें रेडियो में नाटक देखने को मिलता ही मिलता है। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा, गीत संगीत के कौन कौन से स्वरूप हैं, यानी रेडियो पर जो गीत संगीत के कार्यक्रम आते हैं वो कौन कौन से कार्यक्रम। पहला होता है भैया शास्त्रीय संगीत। ठीक है, शास्त्रीय संगीत के भी बहुत सारे कार्यक्रम अगर मैं बात करूं तो रेडियो पर आते हैं। शास्त्रीय संगीत का मतलब यानी जो भारतनाट्यम आता है, जो इस प्रकार से जो कार्यक्रम आते हैं, ये भी अगर शास्त्रीय संगीत जो है एक प्रकार से जिसमें खास से जो हमारा पूरा अच्छे से जो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो धूम धड़का वाला कार्यक्रम है,
जो पुराने गाने जिस टाइप के पहले बनते हैं उसको शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। वो शास्त्रीय संगीत भी के कार्यक्रम भी अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर भाई खूब प्रसारित होते हैं, और इसका भी एक अलग प्रोग्राम होता है, लगभग 15 मिनट या 20 मिनट की अगर आप बात करेंगे तो शास्त्रीय संगीत के जो कार्यक्रम है वह भी रेडियो पर रिलीज किए जाते हैं। अगला लोक संगीत। लोक संगीत का मतलब यानी जो शादी विवाहों पर जो गाने वाने गाए जाते हैं उसको लोकगीत बोलते हैं या लोक संगीत बोलते हैं। यानी खास सोचो रीजनल गाने हैं, जो लोकल गाने हैं, जो रीजनल, जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाओं में, शादियों में, ब्याहों में जो गाए जाते हैं, इस प्रकार के भी अगर आप देखेंगे संगीत कार्यक्रम खूब रेडियो पर आते रहते हैं भाई। जैसे शादी पर देखोगे तो अलग अलग शादी पर परंपराएं होती है ना, तो अलग अलग रीति रिवाज शादी वादी में होता है, तो इस प्रकार के गाने। तो उसी प्रकार से लोकगीत कह सकते हैं किसी खास इलाके में जो गाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से गाने खास से फिल्मों में खूब ज्यादा यूज किए होते हैं। जैसे एक गाना है ससुराल गेंदा फूल, आप सबने खूब सुना होगा ये गाना, ये छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। एक गाना बड़ा फेमस गाना ससुराल गेंदा फूल, तो उसको अगर आप जब सुनेंगे तो क्या है, ये भी क्या है, ये लोकगीत है, यानी एक लोक। उसी प्रकार से हर जगह का क्या है, अलग अलग लोकगीत होता है। खास तौर से जो कह सकते हो कि अगर आप देखेंगे जैसे शादी में, बेटी की विदाई में, ठीक है, या इस प्रकार से अलग अलग इसको बोलते हैं भाई लोकगीत। अगला फिल्म संगीत क्या है। फिल्म संगीत का मतलब यानी जो फिल्मी गाने होते हैं, ये भी रेडियो पर भाई खूब आते हैं। जो अलग अलग फिल्में होते हैं ना, बहुत सारी जो फिल्में होती है, इसी को बोलते हैं भाई फिल्म संगीत। यानी जो फिल्मी गाने होते हैं ये भी रेडियो पर भाई मेरे खूब प्रसारित किए जाते हैं, और इनका प्रसारण भी अगर आप देखेंगे तो रेडियो पर भाई जमकर के होता है। और इनका बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे रेडियो पर जो प्रसारित किए जाते हैं वो फिल्म संगीत के कार्यक्रम भी खूब रिलीज किए जाते हैं। और फिल्म संगीत के कार्यक्रमों की अगर बात करूं तो अलग अलग जो फिल्में आती, जो नई नई फिल्में नहीं आ रही हैं, जो नए नए गाने आते हैं, इसी को बोलते हैं जी फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम भी रेडियो पर खूब प्रसारित किए जाते हैं। अगला सुगम संगीत। भाई सुगम संगीत भी अगर आप देखेंगे इस प्रकार के कार्यक्रम भी जो अगर आप देखेंगे जो गाने हैं सुगम संगीत, या कह सकते हो खास तौर से जो सूफी गाने होते हैं उनकी बात करेंगे, जो खास गजल वजल गो गाई जाती है, इस प्रकार के संगीत भी अगर आप देखेंगे इन संगीत जो म्यूजिक होता है, इस प्रकार के गाने भी, यानी जो सुगम संगीत है या जो गजल है या जो कह सकते हो कि कव्वाली है, इस प्रकार के जो गीत संगीत है उसके कार्यक्रम भी अगर हम लोग बात करेंगे रेडियो पर, यह भी बड़ी संख्या में प्रसारित किए आजकल जा रहे हैं, ठीक है। अगला शैक्षिक प्रसारण के कौन कौन से चरण हैं। रेडियो में जो शैक्षिक प्रसारण हो रहा है, जैसे समृद्धि मूलक प्रसारण होता है, यानी रेडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम जो प्रसारण किया जा रहा है भाई, रेडियो अधिक से अधिक बढ़े, एक्सटेंड हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भाई रेडियो की पहुंच हो। विस्तार प्रशिक्षण मूलक, यानी रेडियो में अगर आप देखो भाई प्रशिक्षण भी दिया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है, या लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। रेडियो यानी शिक्षण प्रसारण भी होता ना। अगला है विस्तार यानी एक्सटेंशन, भाई रेडियो का विस्तार हो, रेडियो जन जन तक पहुंचे, या रेडियो में जो कार्यक्रम है और आगे ज्यादा से ज्यादा है, रेडियो का और भी विकास हो, डेवलपमेंट हो, इसलिए विस्तारवादी यानी एक्सटेंशन जो प्रसारण है यह भी रेडियो में खूब होता। अगला विकास मूलक प्रसारण, यानी भाई रेडियो के विकास से संबंधित जो कार्यक्रम है, रेडियो और भी विकास करे और भी अलग अलग सेवाएं प्रदान करे, गीत संगीत की या कह सकते खेल जगत की, तमाम जो चीजें हैं उनका प्रसारण रेडियो में हो सके। तो ये सारे जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, और जो मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखो क्या है, रेडियो में लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप रेडियो के लिए लिख रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेडियो में चाहे आप समाचार लिख रहे हैं, रेडियो लेखन के लिए अगर कोई भी चीज लिख रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई रेडियो लेखन करते समय सबसे पहले हमें शॉर्ट में लिखना चाहिए, किसी भी चीज को संक्षिप्त में लिखना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि रेडियो में एक समय होता है, एक टाइम होता है, जैसे 10 मिनट का प्रोग्राम है, 15 मिनट का, आधे घंटे का है, तो रेडियो में लिखते समय हमें सबसे पहले पहली सावधानी क्या है, शॉर्ट में लिखें, बहुत डिटेल में नहीं लिखना चाहिए। कि रेडियो में कोई भी जो कार्यक्रम आता है या कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसका समय को ध्यान में रख करके शॉर्ट में लिखें। दूसरा, रेडियो में सावधानी दूसरी क्या, सटीक लिखना चाहिए, बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके रेडियो में
या रेडियो में समाचार लिख रहे हैं, रेडियो में कोई भी लेखन कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल सटीक लिखना चाहिए, यानी बिल्कुल डायरेक्ट बात कहनी चाहिए, घुमा फिरा करके रेडियो लेखन नहीं करना चाहिए। और रेडियो के लिए अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो घुमा फिरा करके बातों को न लिखें और उसको कंफ्यूज ना करें, ठीक है। रेडियो लेखन में दूसरी सावधानी, रेडियो लेखन में अगली सावधानी क्या, रेडियो लेखन करते समय हमेशा सरल भाषा का और सहज भाषा का प्रयोग करें। रेडियो लेखन में अगली सावधानी क्या है कि खास तौर से हमें हमेशा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और हमें सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी ऐसी भाषा जो हर व्यक्ति समझ सके, जो सामान्य व्यक्ति की भाषा है या आम जनमानस की भाषा है, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो सरल हो, जो कॉमन शब्दों का प्रयोग करें, कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें। भाई ये सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेडियो लेखन हम लोग जब भी कर रहे हैं तो कठिन कठिन शब्दों की प्रयोग ना करें, हार्ड लाइन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल आप ना करें। अगला क्या है रेडियो लेखन में सावधानी क्या है, मुख्य जानकारी पहले देना। भाई रेडियो लेखन करते समय आपको सबसे पहले जो मुख्य जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको आपको पहले ही बता देना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा रेडियो में जब भी कोई जानकारी आती है सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दी जाती है, फिर उसको विस्तार से बताया जाता है। रेडियो में ऐसे ही लेखन में सावधानी करें। रेडियो लेखन आप जब भी करें तो मुख्य जानकारी आप पहले दे दें, बाद में उस जानकारी के बारे में जो आपको डिटेल में बताना है या जो आपको विस्तार से बताना है वो आपको बाद में विस्तार से जानकारियां वो सारी देनी चाहिए। यानी रेडियो में आप जो भी जानकारियां दे रहे हैं मुख्य जानकारी पहले दे दें, ये सावधानी है। अगला, रेडियो में स्पष्ट हमें लिखना चाहिए, यानी शब्दों का उच्चारण जो है वो बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए, यानी प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि अगर हम रेडियो में सबसे बड़ी सावधानी है कि भाई अगर आप लोग स्पष्ट उच्चारण नहीं करेंगे, अगर आप बिल्कुल क्लियर से नहीं बोलेंगे तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा। तो रेडियो लेखन में यह भी सबसे बहुत बड़ी हमारे लिए सावधानी है कि बिल्कुल स्पष्ट शब्दों को बोलना चाहिए, शब्दों का उच्चारण क्लियर होना चाहिए। सभी जो शब्द हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आने वाले शब्दों का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए या यूज करना चाहिए। ऐसे शब्द बोलिए जो बिल्कुल क्लियर हो। अगला, क्रमबद्धता, यानी रेडियो में अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हमें बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से क्रम वाइज लिखना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे कभी नहीं लिखना चाहिए। रेडियो लेखन में अगली सावधानी क्या है, रेडियो लेखन के लिए समाचार लिख रहे हो या रेडियो लेखन के लिए कुछ भी आप लिख रहे हैं तो उसमें क्रमबद्धता यानी सीरियल वाइज चीजों को लिखना चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर नीचे लिखेंगे तो ना तो लोग समझ पाएंगे और आम व्यक्ति तो उसको समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए रेडियो लेखन में हमें क्रमबद्धता यानी सीरियल वाइज से चीजों को लिखना चाहिए, चाहे वो समाचार लिखे जा रहे हैं, चाहे वो खबरें लिखी जा रही हैं या कुछ भी लिखा जा रहा है, चाहे वो नाटक लिखा जा रहा है, चाहे वो गीत लिखा जा रहा है, कुछ भी रेडियो के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो क्रमबद्धता को ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई रेडियो लेखन करते समय या रेडियो में लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए या इन सावधानियों का ध्यान रखना क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी रेडियो लेखन करें इन सावधानी का ध्यान हम लोगों को जरूर रखना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है। देखिएगा अब मैं कुछ चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में उद्घोषणा या कंपेयरिंग को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें भैया उद्घोषणा क्या है या उद्घोषक। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा उद्घोषक को कौन कौन सी ध्यान में रखना चाहिए, दूसरा कंपेयरिंग क्या है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में ज्यादातर पूछा गया है। देखो उद्घोषणा क्या है, जब भी आप कोई रेडियो सुनते हो तो आपको आवाज बताती होगी कि इतने दशमलव मीटर पर इतने किलो हार्ट पर आप आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र सुन रहे हैं और ये हमारी तीसरी सभा है, अब हमारा अगला कार्यक्रम आएगा। ये यही उद्घोषणा है, इसको जो बोलता है उसे हम उद्घोषक बोलते हैं, ठीक है। यानी रेडियो जब आप ओपन करोगे रेडियो में जो रेडियो भाई सुना होगा आप लोगों ने, तो उसमें एक व्यक्ति आकर के आपको ये बताता है कि अब एक कार्यक्रम आएगा, अब फोन इन प्रोग्राम आएगा, अब संगीत का प्रोग्राम आएगा, अब म्यूजियम, अब खेल समाचार आएंगे, ठीक है, अब क्रिकेट कमेंट्री आएगा, अब नाटक आएगा। तो एक व्यक्ति आकर के जो बताता है इसी को भैया बोलते हैं उद्घोषणा। किसी भी रेडियो केंद्र में
उद्घोषक के स्वर से ही शुरू होती है। भैया कोई भी रेडियो जब सुबह चलता है तो सबसे पहले उद्घोषक ही आकर के शुरू करता है, कहता है कि शुभ यानी बोलेगा गुड मॉर्निंग, ठीक है। और आज हम अपना रेडियो की सेवा यहीं से शुरू कर रहे हैं और पहला जो हमारा कार्यक्रम है वो समाचार होगा, जिसे आप 6 बजे से अभी सुनेंगे और एक जो समाचार होगा इतने मिनट का होगा, ऐसे बता देगा। यही उद्घोषणा है, यानी रेडियो की जो शुरुआत है वो उद्घोषक के स्वर से शुरू होती है और खत्म भी उद्घोषक के स्वर से होती है। यानी उद्घोषक एक प्रकार से कह सकते हैं रेडियो की पहचान बन जाता है, वह हजारों परिवारों का सदस्य बन जाता है। वह न केवल प्रसारण को बताता है वरना हर एक कार्यक्रम के समय और नाम के बारे में बताता है। वो भाई बीच बीच में आकर के बताता रहेगा। उद्घोषक जो है वो बताएगा अब ये कार्यक्रम आएगा, अब अगला कार्यक्रम आएगा। इसी को बोलते हैं जी उद्घोषणा, या इसी को बोलते हैं उद्घोषक। उद्घोषक कई संगीत कार्यक्रमों में कंपेयरिंग का मतलब है होस्ट। जैसे मान लो भाई रेडियो तुमने चलाया और रेडियो में एक आदमी आकर के बोला कि अब अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो महिलाओं से संबंधित प्रोग्राम होगा, जो आधे घंटे का प्रोग्राम होगा और इसमें 2 महिलाओं का वो नाम लेगा कि अब इस महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम आएगा और फिर उसमें 2 महिलाएं आएंगी जो बातचीत करेंगी और महिलाओं से रिलेटेड जो विषय हैं, जो बातें हैं उसको करेंगी। वो ये कंपेयरिंग है, जो महिलाएं आकर के बात करें, यानी जो होस्ट हैं इसको बोलते हैं। और जो व्यक्ति ये बोल करके गया कि अगला कार्यक्रम महिलाओं का कार्यक्रम होगा और ये इतने समय का प्रोग्राम होगा, जो बता के गया है, उसे बोलते हैं जी उद्घोषक, ठीक है। यानी उद्घोषक जो है वह प्रसारण केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह वही शुरू करता है रेडियो। अब रेडियो की आज की हमारी सेवा यहीं से शुरू हो रही है और आप सभी को या बोलेगा भाई आप सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। और आज हमारी यहीं से सभा शुरू हो रही है और आज हमारा पहला प्रोग्राम ये है। फिर वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर आकर के बीच में बोलेगा कि अब हमारा अगला जो प्रोग्राम है वो गीत संगीत का प्रोग्राम है। गीत संगीत का कार्यक्रम खत्म होगा, फिर आकर के बोलेगा कि अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो खेल खिलाड़ी का प्रोग्राम है। खेल खिलाड़ी गया, फिर आके फिर बोलेगा अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो 30 घंटे का समाचार पत्र का समाचार प्रोग्राम है। फिर आकर के बोलेगा अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो कृषि संबंधित कार्यक्रम है, किसानों के लिए कार्यक्रम है। तो इस प्रकार की जो बातें बता रहा है उसी को बोलते हैं जी उद्घोषक। और उद्घोषक के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है? भैया उद्घोषक का जो स्वर है, जो आवाज है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए और उद्घोषक की आवाज जो है वो बहुत मधुर होनी चाहिए, बहुत मीठी होनी चाहिए। और उद्घोषक जो है उसकी आवाज जो रिकॉर्ड की जा रही है वह सुनने में अच्छी होनी चाहिए, तभी तो भैया आदमी रेडियो से जुड़ेगा। ऐसा कोई आदमी आकर के खींच कर बोलेगा कोई रेडियो सुनेगा? बताओ। यानी उद्घोषक की जो आवाज है वो उसका स्वर बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। उसके स्वर में मिठास होनी चाहिए और उद्घोषक का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होना चाहिए। यानी उद्घोषक की दूसरी विशेषता क्या है कि जो भी उद्घोषक है उसका स्वर वो जो बोले शुद्ध उच्चारण करे। फूल और फूल को समझ में ये इंपॉर्टेंट, भाई फूल तो हम लोग जो देखते हैं और अंग्रेजी में भी एक फूल होता है, तो खास तौर से उसका सा और सा की मात्रा में फर्क होना चाहिए। गृह मंत्री या गृह मंत्री, एक होता गृह मंत्री ना और एक होता गृह मंत्री, तो गृह मंत्री को गृह मंत्री ना बोल दे, गृह मंत्री। तो यानी कहने का मतलब है कि जो उद्घोषक है उसका उच्चारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उच्चारण सही से करने चाहिए। उद्घोषक की दूसरी विशेषता है। उद्घोषक की तीसरी विशेषता क्या है? उसके स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए। ऐसा नहीं हमेशा ऊंची आवाज में, धीमे, ऊपर नीचे इस प्रकार के स्वरों से बोलना चाहिए। यानी उसके स्वरों में, उद्घोषक के जो स्वर है उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए। पहला धीमा, फिर यानी बीच बीच में पॉज भी ले, बीच बीच में रुक कर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार बोले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। उद्घोषक के स्वरों में उतार चढ़ाव होना चाहिए। और अगली विशेषता उद्घोषक की है, उद्घोषक को अच्छा ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि क्योंकि उद्घोषक जो है तमाम तरह के कार्यक्रमों की बात बताता है और कई बार वो कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दे देता। तो जो उद्घोषक है उसको सामान्य ज्ञान यानी बेसिक जानकारी सारी होनी चाहिए। उद्घोषक जो है उसको लिखने की क्षमता अच्छी होनी। भाई उद्घोषक अगर अच्छा लिखेगा तो अच्छा बोलेगा। ये उद्घोषक की ये सारी क्या है? विशेषता है।
और उद्घोषक क्या आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला होता भैया कंपेयरिंग। क्या है कंपेयरिंग का मतलब? जिसको बोलते भैया होस्ट, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेजबान, होस्ट, या इसी को हम कई बार एंकर बोलते हैं। यानी कंपेयरिंग को एंकर कहा जाता है, या होस्ट कहा जाता है, या मेजबान कहा जाता है। जैसे मान लो रेडियो बजा, रेडियो पर आकर के एक व्यक्ति ने बोला कि अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो फोन इन प्रोग्राम है, जिस पर आप फोन करके आप अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो एक आदमी आएगा फोन इन प्रोग्राम को करेगा, वो आएगा बोलेगा कि अब हमारा फोन इन प्रोग्राम है, और लोगों के फोन आएगा, फोन उठाएगा, फोन सुनेगा। तो जो आदमी फोन सुन रहा है, जो गाने बजवा रहा है, वही कंपेयरिंग है जी। उद्घोषक तो बोल के चला गया, 1-2 मिनट में जो आया बोला कि अब फलाना प्रोग्राम आएगा, जो आदमी प्रोग्राम कर रहा है उसको बोलते हैं कंपेयरिंग, ठीक है। जैसे भैया रेडियो पर उद्घोषणा हुई कि अब अगला हमारा कार्यक्रम प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर संसार, वैसे ही अगली आवाज कंपेयरिंग की आएगी, कंपेयर की आएगी, जो आकर के उस प्रोग्राम को करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कंपेयरिंग। हमने जैसे एक कार्यक्रम बोला महिलाओं का कार्यक्रम घर संसार है, तो मान लीजिए 30 मिनट का कार्यक्रम है, तो मां के दूध का महत्व पर डॉक्टर बताया, किसी कवित्री ने आकर के कविता पाठ कर लिया। तो इसको यानी कार्यक्रम को कौन चला? आधे घंटे का जो प्रोग्राम है, आधे घंटे के प्रोग्राम को जो चलाता है, जो होस्ट करता है, या जो कह सकते हैं उसको हम एंकर बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भैया? कंपेयरिंग बोलते हैं। कंपेयरिंग कहा जाता है, यानी जो कार्यक्रम को प्रसारित कर रहा है, जो प्रोग्राम को चला रहा है, उसे कंपेयरिंग बोलते हैं भाई मेरे, ठीक है। जैसे टीवी पर एंकर नहीं आता है, पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम करता है, 1 घंटे, यानी जो आदमी आधे घंटे 1 घंटे का जब प्रोग्राम करता है, पूरा 1 घंटे बैठा रहता है, वही पूरा उसको चलाता रहता है, उसको एंकर बोलते हैं, उसको कंपेयरिंग बोलते हैं। समझ रहे हो? जैसे डिबेट नहीं तो टीवी पर डिबेट होता है, और टीवी पर जो डिबेट करने वाला जो एंकर आता है वो पूरे 1 घंटा रहेगा और पूरा डिबेट को वही चला रहा, भैया वो एंकर है, उसी को रेडियो में कंपेयरिंग बोलते हैं भाई मेरे, ठीक है। और उद्घोषक क्या है? उद्घोषक तो भैया ये बता के चला गया कि अगला प्रोग्राम ये आएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ये है, बीच बीच में आकर के वो बताता रहता कि ये कार्यक्रम खत्म, अगला कार्यक्रम कौन आएगा। तो उद्घोषक और कंपेयरिंग को लेकर के आपके एग्जाम में 100% भाई मेरे एक सवाल पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन इसके आने की संभावना जो है ज्यादातर रहेगी, और क्वेश्चन आता ही आता। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा, एक क्वेश्चन भी मैंने आपको लगभग बता रखा है, लेकिन थोड़ा सा और समझा देता हूं कि बाई चांस मान लो अगर एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो देखिएगा मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो की भूमिका। तो सबसे पहले शिक्षा में रेडियो की भूमिका क्या है, तो मैंने आपको पढ़ाया है। मुक्त शिक्षा क्या होती है? आप लोग जो इग्नू में पढ़ते हो ना, ओपन डिस्टेंस में, ठीक है, कि भाई जिसमें एडमिशन ले लेते हैं और क्लास जो होती है संडे सैटरडे को होती है, उसी को बोलते हैं भाई मुक्त शिक्षा। जो ओपन यूनिवर्सिटियों में जो होती है उसी को कहते हैं भाई मुक्त शिक्षा। तो उसमें रेडियो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहा है? देखो अगर मैं बात करूं, बताऊंगा आप सबको, तो भाई जैसे जो बच्चे, जैसे आप लोग इग्नू में पढ़ते हो, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसने भी अपना एक रेडियो चैनल बना रखा है, जिस पर कह सकते हो कि इग्नू की जो क्लासेस हैं, या इग्नू में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनकी जो क्लासेज होती हैं वो रेडियो पर आती हैं, ठीक है। हर एक विषय की आती हैं, चाहे वो आप चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे संस्कृत हो, हर एक विषय की जो क्लास है वो रेडियो पर आती है। खास तौर से जो ओपन यूनिवर्सिटियां हैं या जो ओपन स्कूल हैं, ठीक है। अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी को देखेंगे या ओपन स्कूल की बात करूं, तो क्योंकि जो ओपन यूनिवर्सिटियां होती हैं वहां पर बच्चे डेली तो क्लास तो करने जाते नहीं हैं, वहां तो क्लासेस तो हो नहीं रही, इसलिए खास तौर से जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है या जो ओपन स्कूल होते हैं, मुक्त शिक्षा जिसकी हम बात करते हैं, वहां पर रेडियो के जरिए अगर आप देखेंगे तो उन बच्चों की जो क्लासेज हैं वो करवाई जाती हैं, ताकि वो लोग क्लास घर बैठे ही अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई इग्नू वालों ने भी ज्ञानवाणी नाम का, इग्नू ने जो रेडियो चैनल बना रखा उसका नाम क्या है? ज्ञानवाणी, नाम याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक रेडियो चैनल बनाया जिसका नाम है ज्ञानवाणी, और उस पर जो इग्नू की क्लास आती, कैसे आती हैं? पर
वार्ता के रूप में आती। वार्ता समझते हो वार्ता क्या होती भाई? अरे वार्ता का मतलब होता कि दो आदमी बैठ करके किसी विषय पर बातचीत करते हैं, उसी को हम लोग बोलते भाई वार्ता। और इस वार्ता टाइप की भी क्लासेस कह सकते हैं कि मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो पर आती है। एक अगला होता परिचर्चा, जैसे किसी विषय पर चर्चा की जा रही, जैसे भाई कोई युद्ध हो रहा है या कोई मान लो कि सामाजिक विषय है, कोई सांस्कृतिक विषय है। इस प्रकार की जो परिचर्चाएं हैं वो रेडियो पर आती हैं। खास तौर से जो बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप लोग कह सकते हैं जो बच्चे ओपन स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उन क्लासेस का फायदा उठाते हैं। जैसे साक्षात्कार के जरिए कई बार जो रेडियो होता है उस पर किसी का इंटरव्यू आता है या किसी का साक्षात्कार आता है, इसके जरिए भी बच्चों को कह सकते हैं, खासतौर से जो ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या जो ओपन स्कूल में बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी इस प्रकार की क्लासेस की जाती हैं। और कई बार फीचर भी आता है, जैसे कोई फीचर है, जैसे विज्ञान को लेकर के है, विज्ञान के किसी आविष्कार की बात कर रहा है, विज्ञान में जो परिवर्तन हो रहा है, या बच्चों को लेकर के है, या गांव को लेकर के है, शहरों को लेकर के है, कैसे समाज बदल रहा है, कैसे सोसाइटी बदल रही है, कैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो रेडियो पर आती हैं। और खास तौर से ऐसे बच्चे जो ओपन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं या ओपन स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए खास तौर से जो रेडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटियों में या ओपन स्कूल में पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रेडियो पर बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, जिन कार्यक्रमों के जरिए ओपन यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस को या उनकी क्लासेस को रेडियो पर करवाया जाता है, ताकि उन बच्चों की भी अच्छे से तैयारी हो सके। भाई ओपन मुक्त शिक्षा यही होती है। जैसे आप लोग इग्नू पढ़े, तो भाई आप लोग इग्नू पढ़े तो आप तो डेली क्लास तो करने जाते नहीं, तो आप लोगों के लिए इग्नू वालों ने भी ज्ञानवाणी नाम का एक रेडियो चैनल बना रखा है, उस पर बहुत सारी क्लासेस आती हैं। तो आज मुक्त शिक्षा प्रणाली में भी अगर आप देखेंगे तो रेडियो की एक बड़ी भूमिका है। ओपन यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रेडियो के जरिए उनकी क्लासेस करवाई जाती हैं, और हर एक विषय की उस पर क्लास आती है, उसका बाकायदा टाइम होता है, टाइम भी डिक्लेयर होता है, कितने से कितने बजे कौन सी क्लास आएगी, किस विषय की। जैसे उस पर बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, ठीक है, एमए हिंदी है, एमए पॉलिटिकल है, इस प्रकार की जो क्लासेस है वो रेडियो पर खास से जो ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए आती रहती है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11 क्या रहेगा भाई? बच्चों के लिए रेडियो। ठीक है, तो बच्चों के लिए अगर हम रेडियो की बात करें तो भाई बच्चों के लिए रेडियो में क्या आता है? देखो, बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि बच्चों के लिए रेडियो की क्या उपयोगिता है। वस्तुतः बच्चों के लिए बनाए जाने वाले रेडियो कार्यक्रम जो होते हैं उसमें कल्पना शक्ति को विकसित करने का काम किया जाता है, यानी ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कल्पना कर सकें या सोच सकें। आपके घर में भी बच्चे होंगे, अगर आपके घर में नहीं है तो पड़ोस में बच्चे जरूर होंगे। आप उनकी गतिविधियों को अगर देखेंगे तो आप नई नई चीजें उनके मन में आती रहती हैं। तो रेडियो, बच्चा हर चीज को देखते ही वो सवाल पूछता कि क्या है, कैसे है, कैसे चलता है, और आप जवाब देते देते कई बार थक भी जाते होंगे कि बच्चे उबते क्यों नहीं, वो तरह तरह के सवाल क्यों करते हैं। तो रेडियो पर बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाते समय आपको मानना यही की समस्या आएगी कि लेकिन आपका कोई बच्चा नहीं होगा, उसके प्रश्नों और उसकी जिज्ञासा को खुद कल्पना करनी होगी और उसको ढूंढना होगा। वस्तुतः बच्चों के लिए बनाए जाने वाले जो रेडियो पर कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चों के मन में कौन कौन से सवाल हैं और उनके समाधान को समझ करके कह सकते हैं रेडियो पर बच्चों के लिए जो कार्यक्रम है उसको बनाया जाता है। खास तौर से बच्चों के लिए रेडियो पर अगर कोई कार्यक्रम बनाया जा रहा है तो बच्चे की क्या उम्र है, भैया बच्चे की उम्र को ध्यान में रख करके रेडियो पर ही कोई कार्यक्रम बनाएगा। बच्चे की उम्र 3 साल से 6 वर्ष के है तो उसके लिए अलग कार्यक्रम बनाया जाएगा। बच्चे की उम्र भैया 7 साल से 10 साल का है तो उसके लिए अलग कार्यक्रम बनाया जाएगा। बच्चे की उम्र 11 साल से 14 साल तक है तो उसके लिए अलग प्रोग्राम बनाया जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 15 साल से 17 साल तक है तो उसके लिए अलग कार्यक्रम है। यानी बच्चों के लिए अगर रेडियो पर कोई प्रोग्राम आ रहा है
या कोई प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले ये जानो कि बच्चे की उम्र क्या है। उस उम्र को देखते हुए या उम्र को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि बच्चों के लिए जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है रेडियो में इसको ध्यान में रखना पड़ा है। दूसरा, विषय का चुनाव कैसे करें। भाई बच्चों के लिए अगर आप रेडियो पर कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो उसमें विषय का जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों को किसी चीज को कैसे समझाएंगे। हो सकता कि आप उनको कहानी के जरिए समझाएं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती कि एक राजा के 4 लड़के थे, वह पढ़ाई से दूर भागते थे, कभी कोई शिक्षक उन्हें पढ़ाने में कामयाब नहीं हुआ, तभी विष्णु शर्मा ने एक शिक्षक के रूप में उन्हें पढ़ाने का जिम्मे लिया। पर उन्हें सीधे तौर पर राजकुमारों को शिक्षा देनी शुरू नहीं की, बल्कि उन्होंने पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से उन्हें पढ़ाया। वह राजकुमार कहानियों को सुनते थे और अंत में प्रश्न पूछते थे। कभी राजकुमार उत्तर देने में सफल थे, कभी नहीं दे पाते थे। अतः शिक्षक विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को कहानी का प्रतिपाद बताते थे और जिज्ञासा को शांत कर देते थे। तो रेडियो पर भी आप हम लोगों को बच्चों के लिए अगर कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो इसी प्रकार से, तो बच्चों को भाई अगर बच्चों के लिए अगर रेडियो पर कोई कार्यक्रम बन रहा है तो बच्चों को अगर आपको कोई शिक्षा देनी है या बच्चों को भाई कोई जानकारी देनी है तो इस प्रकार से उनको कोई शिक्षा दिया, इस प्रकार से उनको कोई जानकारी दे, कहानी के जरिए दीजिए। ठीक है, कहानी के जरिए अगर आप उनको सिखाएंगे बताएंगे तो बच्चे जो हैं आसानी से उस बातों को सीख जाएंगे। और बच्चों को जैसे अगर आप 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो छोटी छोटी और सरल सरल कहानी बनाओ। जैसे आप शेर है, भालू है, सांप है, चिड़िया है, इनकी कहानी सुनाओगे तो बच्चा काफी प्रभावित होगा और बच्चा हर एक चीज को सुनेगा और सीखेगा। जैसा एक घना जंगल था, उस जंगल के चारों ओर जानवर रहते थे, भालू, शेर, चीता, गैंडा, तोता, मैना, कई जानवर थे। उसी जंगल में एक बड़ा बदमाश सांप रहता था, उसका नाम झगड़ालू था। क्या नाम था? झगड़ालू। बड़ा बदमाश था, वह जानवरों को बहुत तंग करता था। कभी कभी किसी जानवर के बच्चे को खा जाता था, कभी मधुमक्खी के छत्ते में जाकर के रस पी लेता था। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन एक मक्खी को बड़ा गुस्सा आया, उसने सांप से बदला लेने की सोची। एक जगह जाकर सांप आराम से सोया हुआ था। अरे वही झगड़ालू सांप जो बड़ा बदमाश था। मधुमक्खी उस सांप के पास गई और उसे जोर से काटा। वह उसे तब तक काटती रही जब तक सांप बेहोश नहीं हो गया। जब सांप को होश आया तो अपनी माँ के पास रोते रोते, आऊं माँ, उस मधुमक्खी ने मुझे काट लिया है, पहले यह बता क्यों काटा। तो कह सकते इस प्रकार से बच्चों के लिए जो आप कार्यक्रम बना रहे हैं, इस प्रकार से रेडियो में अगर कहानी की तरह बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाएंगे तो भाई बच्चा जो है वो, बच्चे को कोई भी जानकारी दी जा रही है, बच्चे को कोई भी शिक्षा दी जा रही है, तो बच्चा जो है कह सकते कि आसानी से उन चीजों को क्या है अच्छे से क्या पढ़ेगा, सीख लेगा। आप कहने का मतलब यह है। ठीक है, तो बच्चों को अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, बच्चों के लिए अगर रेडियो में कार्यक्रम बन रहा है तो भाई कहानी के जरिए सिखाओ, ताकि बच्चों को अगर कोई जानकारी देनी है तो आसानी से क्या वो सीख सके। तो बच्चे के लिए जब भी कार्यक्रम बना रहे हैं तो भैया कितनी उम्र है, कौन कौन सा विषय है, और उनके लिए शेर, भालू, चीता, इस टाइप से कहानी बना करके बच्चों के लिए अगर कार्यक्रम बनाएंगे तो जो बच्चे हैं आसानी से किसी बात को सीख जाएंगे। या बच्चों को अगर आपको कुछ बताना तो इसके थ्रू आप कोई भी कहानी बता करके या कोई स्टोरी सुना करके बच्चों को आप जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के मन में जिज्ञासा बहुत होती है, क्योंकि बच्चा जो है हर चीज को क्या है जानना बहुत चाहता है जी। ठीक है, वो हर एक चीज को जानना चाहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या है बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, समझो। जैसे इसमें है दादी अम्मा, दादी अम्मा, दादी अम्मा मुझे बताओ, नीचे ही गिरता क्यों फल, धुआं सदा ऊपर क्यों जाता है, नीचे गेंद गिरती उछली गेंद, दादी अम्मा मुझे बताओ कैसे बनते हैं बादल, उन्हें कैसे देते हैं बिजली, उन्हें कौन देता है जल। तो इस प्रकार की कविताएं के जरिए या कहानियों के जरिए अगर हम बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो भाई बच्चा जो है वो आसानी से चीजों को सीख पाएगा। क्योंकि बच्चों के मन में जिज्ञासा बहुत होती है, वो हर एक चीज को जानना चाहता है, हर एक चीज को समझना चाहता है। तो कहानी के जरिए, स्टोरी के जरिए अगर हम बच्चों को रेडियो के लिए उनके लिए कार्यक्रम बनाएंगे तो बच्चा किसी भी चीज को आसानी से क्या भाई सीख लेगा, उसको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। देखेगा अगला जो हमारा क्वेश्चन चैप्टर जो रहेगा भाई, चैप्टर नंबर 9 क्या है, आंखों देखा हाल कमेंट्री।
ठीक है भाई। रेडियो पर जो क्रिकेट की कमेंट्री आती है उसी को खास तौर से हम आंखों देखाल कमेंट्री बोलते हैं। कमेंट्री क्या भाई, कमेंट्री कई प्रकार की होती है। हो सकता है कि क्रिकेट की कमेंट्री हो रही हो सकता है कि भाई फुटबॉल की कमेंट्री हो रही हो सकता है किसी खेल की कमेंट्री हो रही है। और कई बार अगर आप देखेंगे जो परेड होती है, आपको पता होगा परेड क्या होती है भाई, 26 जनवरी और 15 अगस्त को 26 जनवरी की जो परेड होती है राजपथ पे, उसकी भी कमेंट्री रेडियो पर की जाती है, ठीक है। अगर कमेंट्री की बात करेंगे, रैली की भी कई बार कमेंट्री हो सकती है, या विधानसभा या जो संसद भवन है वहां पर अगर कुछ हो रही है तो उसकी भी कमेंट्री होती है। तो यानी कमेंट्री क्या है, कई प्रकार की होती है। खास तौर से जो कमेंट्री है वो रेडियो पर की जाती है। यानी उसमें कह सकते जैसे एक व्यक्ति, जैसे भाई क्रिकेट मैच हो रहा है तो एक आदमी मैदान पर जाकर के बैठा हुआ है और वो बता रहा कि कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है, ठीक है, कौन गेंद फेंक रहा है, कौन बैट लेकर के खड़ा है, और जो बॉल फेंक रहा उसकी बॉल पर चौका जा रहा, छक्का जा रहा, आउट हो गया, कैच हो गया। तो इस प्रकार से जो रेडियो पर जो बताया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, कमेंट्री कहते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं कमेंटेटर। यानी जो रेडियो पर कमेंट्री करता है वो किसी भी खेल की कर रहा है, क्रिकेट की कर रहा हो, फुटबॉल की कर रहा हो, हॉकी की कर रहा हो, किसी भी हर खेल की कमेंट्री होती है, ऐसा नहीं क्रिकेट की होती है। इंडिया में तो क्रिकेट की बहुत ज्यादा कमेंट्री होती है, तो उसी को बोलते हैं भाई क्रिकेट कमेंट्री। इसी को कहा जाता है आंखों देखा हाल। भाई कोई आदमी उसको अपनी आंखों से देख रहा है ना, तो उसका हाल बता रहा है कि यहाँ खेल कैसे चल रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट्री। अब भाई कमेंटेटर की क्या क्या विशेषता, जो आदमी कमेंट्री करता है उसमें क्या क्या विशेषता। सबसे पहले भाई आवाज, जो भी व्यक्ति कमेंट्री कर रहा है उसकी आवाज बिल्कुल साफ होनी चाहिए और तेज होनी चाहिए। ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं धीमे धीमे बोल रहा है। आवाज उसकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ठीक है। और आवाज का मतलब क्या है कि आवाज उसकी ना तो बहुत तेज हो ना तो बहुत धीम हो। इस प्रकार से कमेंटेटर की पहली विशेषता है कि भाई उसकी जो वॉइस है, जो आवाज है वो सही ढंग से होनी चाहिए। दूसरा उच्चारण, कमेंटेटर की दूसरी विशेषता कि कमेंटेटर जो शब्दों को बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि 4 6 छक्का लग गया, चौका लग गया, स्टेट ड्राइव लग गई, तो कोई भी जो शब्द बोल रहा है उसका उच्चारण अच्छा होना चाहिए। उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। कमेंटेटर जो है, जो व्यक्ति कमेंट्री कर रहा है उसका जो उच्चारण है, उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, कह सकते हैं उच्चारण उसका बिल्कुल सटीक होना चाहिए। कमेंटेटर की दूसरी विशेषता। कमेंटेटर की तीसरी विशेषता क्या है कि भैया उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए खेल का। अब जैसे कोई क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा तो उसके क्रिकेट के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। अगर कोई हॉकी की कमेंट्री कर रहा तो हॉकी का खेल कैसे खेला जाता है और इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसे अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। जो भी व्यक्ति किसी भी खेल की कमेंट्री कर रहा है, जो कमेंटेटर है, तो कमेंटेटर की अगली विशेषता क्या होती है जी, उसे ज्ञान हो अच्छा उस खेल के बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए उसको तो खेल के बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, जीरो नॉलेज है, क्या कमेंट्री करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा कमेंटेटर जो अगली विशेषता के भाई सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कमेंट्री कर रहा है, जो भी कमेंटेटर है, उसको आसान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इजी भाषा या आसान भाषा में अगर वो कमेंट्री करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आम लोग भी वो क्या कमेंट्री कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, आसानी से लोग उसको समझ पाए, ठीक है। यानी कमेंटेटर को इस प्रकार से कमेंट्री करनी चाहिए, कमेंट्री करने की उसकी जरूरत है, ताकि क्या हो सके, आसानी से वो समझ में आ जाए। समझ रहे हैं कि कमेंटेटर को जो भी वो कमेंट्री कर रहा है, ठीक है, जो भी हमारा कमेंटेटर है, ठीक है, उसको इस प्रकार से कमेंट्री करनी चाहिए ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए, कोई भी अगर वो कमेंट्री कर रहा है, ठीक है, सरल भाषा। अगला आत्मविश्वास। भाई जो भी कमेंटेटर है, चाहे क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा है, चाहे फुटबॉल की कमेंट्री कर रहा है, कोई भी कमेंट्री जो कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल धीमे धीमे बोल रहा है, उसमें तो बिल्कुल आत्मविश्वास। यानी जैसे खेल में जैसे रोमांच आ रहा है, खेल में जो उतार चढ़ाव आता है, तो
एक्साइटेड होना चाहिए वो व्यक्ति, ऐसा नहीं हो नीरस सा व्यक्ति बैठा दिया है और सिर्फ एक स्टोरी की तरह बताया जा रहा है। उसका आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। तो कमेंटेटर की क्या है ये विशेषताएं। आंखों देखा हाल भैया, रेडियो पर जो कमेंट्री की जाती है क्रिकेट की, उसी को आंखों देखा हाल या कमेंट्री कहा जाता है। तो आंखों देखा हाल कमेंट्री या कमेंटेटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है। देखिएगा भाई, अगला एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता से पूर्व रेडियो का इतिहास बताइए। देखो, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही भारत में रेडियो की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि आजादी से पहले भारत में रेडियो का क्या इतिहास है। एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को मुंबई से शुरू हुआ था। यानी कह सकते हो कि भारत में पहला जो रेडियो स्टेशन बना, या भारत में कह सकते इंडिया में पहली बार जो रेडियो का प्रसारण हुआ वो 23 जुलाई 1927 को मुंबई से शुरू हुआ था। भारत के उस समय के वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन थे, और इरविन ने इस मुंबई में रेडियो केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया। उसी वर्ष 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में भी एक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया था। यानी 1927 में जाकर के कह सकते हैं भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। मुंबई प्रसारण केंद्र का उद्घाटन करते हुए इरविन ने कहा कि भारत में विशेष रूप से रेडियो में बहुत संभावनाएं हैं। मनोरंजन और शिक्षा दोनों के दृष्टिकोण से रेडियो जो है कम समय में शिक्षित कर सकता है और मनोरंजन लोगों का कर सकता है। इरविन का यह कथन सही निकला। भारत में रेडियो का विस्तार तेजी से दिखाई देने लगा। भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 में से पूर्व प्राइवेट कंपनियों में होता था, लेकिन धीरे धीरे रेडियो का जो प्रसारण है वो कह सकते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब जो था वो हल्के फुल्के रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण करता था। रेडियो क्लब की शुरुआत 21 जुलाई 1924 को हुई थी। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि जो प्राइवेट लोग जो रेडियो चलाने का काम करते थे भाई, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती थी, तो इसलिए उनका जो रेडियो होता था वो कई बार बंद हो जाता था। कह सकते हैं सन 1926 में जाकर के कह सकते हो कि रेडियो को लेकर के अंग्रेजों की जो सरकार है उन्होंने भारत में रेडियो की शुरू करने की बात की। मार्च 1926 में इंडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी बनाई गई। कब बनती है भाई? मार्च 1926 में जाकर के इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी। कंपनी ने 13 सितंबर 1926 को प्रसारण करने का लाइसेंस प्राप्त किया। कंपनी ने मुंबई और कलकत्ता में 1.5 किलोवाट के ट्रांसमीटर लगाए। इन केंद्रों से लगभग 55 किलोमीटर तक रेडियो का कार्यक्रम सुना जा सकता था, लेकिन आर्थिक संकट के कारण कंपनी घाटे में चली गई और लाइसेंस में चली गई। लाइसेंस से कंपनी को इतनी पैसा नहीं होता था कि रेडियो चल सके, और धीरे धीरे कंपनी जो थी कार्यक्रम का या चला नहीं सकी। कंपनी ने सरकार से अनुरोध किया कि वह आर्थिक स्थिति सुधारे। भारत सरकार ने कंपनी को अपने अधीन कर लिया। भारत सरकार जो थी उसने कंपनी को क्या कर लिया? अपने अंडर ले लिया, और इसका नाम क्या कर दिया? रेडियो कंपनी का नाम क्या बना? आगे रेडियो का नाम क्या बना? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया गया। नाम बदले जाने पर आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। सरकार ने 9 अक्टूबर 1931 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बंद करने का फैसला किया, जिसका बहुत विरोध हुआ। जनमानस की रुचि और आक्रोश को देखते हुए सरकार ने इसे चालू करने की बात की। सरकार ने कंपनी के विकास के लिए 40 लाख रुपए दिए, और कह सकते हैं इसमें आगे काम हुआ। दिल्ली में रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए सरकार ने जनवरी 1934 में 2.5 लाख रुपया दिया। सरकार ने आय में वृद्धि के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड रेडियो सेट पर 50% की वृद्धि कर दी और ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बढ़ा दी गई। 30 अगस्त 1935 को कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का पदभार संभाला। खासतौर से यानी भारत सरकार ने अपना रेडियो के लिए अपना अलग ऑफिस खोला, और इस ऑफिस से उद्योग और श्रम विभाग के अधीन रखा गया रेडियो को। भारत में रेडियो स्टेशन की शुरुआत कह सकते बीबीसी के अनुबंध विभाग की सेवाओं की मांग पर की गई। भारत में अगर आप देखेंगे तो रेडियो की योजना को खासतौर से 1936 में बीबीसी के डायरेक्टर चीफ ऑफ इंजीनियर के पद पर, अगर आप देखेंगे बीबीसी ब्रिटिश
जो ब्रिटिश यानी, क्योंकि भारत भाई अंग्रेजों का गुलाम है और भारत में अंग्रेजी की सरकार चली थी, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है बीबीसी। तो बीबीसी वाले जो थे, क्योंकि इंग्लैंड में भी रेडियो चलता था, तो बीबीसी आकर के भारत में रेडियो को चलाने का काम उसने किया था। उन्होंने अनुभव किया कि ट्रांसमीटरों के निर्माण में जो धनराशि लगा, पैसा लग रहा है, उससे कह सकते हैं मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर सेवा को प्रस्ताव था। भारत के आगमन के यानी भारत में 1 जनवरी 1936 को दिल्ली में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपना प्रसारण शुरू किया और दिल्ली में प्रसारण के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना हुई। 8 जून 1936 को इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल दिया गया और इस पर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। ठीक है, दिल्ली में प्रसारण शुरू किया गया और कह सकते जनवरी 1937 में श्रोताओं के अनुसंधान पर एक रेडियो स्टेशन और भी खोला गया। तो ऑल इंडिया रेडियो जो पहले समाचार संपादक यानी न्यूज एडिटर थे, जो बाद में कह सकते आगे चल करके प्रथम समाचार संपादक बने। तो भारत में आजादी से पहले कह सकते रेडियो का इतिहास लगभग यही रहा। 1927 में जाकर के भारत में पहला रेडियो स्टेशन बना। उससे पहले कुछ प्राइवेट जो क्लब थे, जो प्राइवेट क्लब होते थे, वो लोग रेडियो को चलाते, जो कह सकते कि 5-10 किलोमीटर रेडियो चलता था। 1927 में जाकर के खास तौर से एक कंपनी बनती है जो रेडियो को चलाती है, लेकिन उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, इतनी धनराशि नहीं होती कि रेडियो को भाई चलाया जा सके। बाद में अंग्रेजों की सरकार ही भारत में रेडियो को चलाती है और खास तौर से बीबीसी की मदद लेकर के रेडियो को चलाया जाता है और रेडियो में कई बार नाम बदला। बाद में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। ठीक है भाई, जब हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद अगर मैं बात करूं तो भारत में 1944 में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक अहमद शाह बुखारी ने कार्यकाल में प्रसारण शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत में पहला रेडियो स्टेशन 1 नवंबर 1947 में जालंधर में बना। 1 जुलाई 1948 को श्रीनगर में रेडियो की शुरुआत की गई और बाद में कई सारे देशों में ट्रांसमीटर लगाए गए। 1948 में पटना, कटक, अमृतसर, शिलोंग, नागपुर, विजयवाड़ा, पणजी में रेडियो केंद्र खोले गए। आजादी के बाद 1950 में रेडियो के लिए नई योजना बनाई गई और कह सकते हैं देश की सभ्यता संस्कृति, याद रखिएगा, देश की संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए रेडियो को महत्व को समझा गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले सूचना और प्रसारण मंत्री बने। उन्होंने प्रसारण को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया। जिस समय देश का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब हमारे देश में 6 रेडियो स्टेशन थे। कितने भाई? जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब इंडिया में 6 रेडियो स्टेशन थे। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, तिरुपल्ली और लखनऊ थे। ठीक है, तिरुरुचि, ये 6 रेडियो स्टेशन थे और 3 रेडियो स्टेशन कह सकते पाकिस्तान में चले गए थे, जैसे लाहौर, पेशावर और ढाका। ठीक है, आजादी के बाद कह सकते भारत में रेडियो बहुत तेजी से बढ़ा और 1957 में, कब याद रखिएगा, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके भारतीय परंपरा और संस्कृति से प्रेरित होकर के इसका नाम आकाशवाणी हो गया। ठीक है, आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में 5 वर्षीय योजनाएं, इन योजनाओं के विकास में छपी। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक औद्योगिक विकास में रेडियो की भूमिका रही। 1947 में रेडियो की कुल संख्या, रेडियो स्टेशन की संख्या 6 थी। अब रेडियो स्टेशन की संख्या बढ़कर के 326 हो गई। वर्तमान में बहुत सारे कह सकते हैं प्राइवेट रेडियो चैनल चलते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर रेडियो चैनल की बात, आज भाई बहुत सारे प्राइवेट रेडियो चैनल चलते हैं। जब देश आजाद हुआ उस समय रेडियो चैनलों की संख्या 6 थी, आज कह सकते हो लगभग 326 या उससे भी ज्यादा हो चुकी है। आज तो प्राइवेट रेडियो चैनल खूब चलते हैं, खास तौर से जो आकाशवाणी है, जिस आकाशवाणी तो आज भी चलता है, और सरकारी जो चलते हैं, प्राइवेट भी दुनिया भर के रेडियो स्टेशन भारत में चल रहे हैं। तो रेडियो का इतिहास जो है ये आपके पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। आजादी से पहले रेडियो का इतिहास क्या रहा या आजादी के बाद रेडियो का इतिहास क्या रहा। जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आप लोगों को ना, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं या ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। जितना हम लोगों ने इस क्लास में किया है, इतना अगर आप लोग एग्जाम में पढ़ करके जाएंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि एग्जाम भाई आपका अच्छा ही जाएगा। बाकी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत पेपर में आने वाली नहीं है। ठीक।